आपने पाकिस्तान को उस लाइट से देखा है जहां एक इन्वेस्टर पाकिस्तान को देख आपको क्या नजर आता था? जो मुझे उस वक्त नजर आ रहा था वो आज भी वैसे ही नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही हैं जिस तरह से आनी चाहिए। 1999 से शुरू करें, अब तक हमने 52 बिलियन डॉलर से ट्रैक किए और लर्निंग है कि आपकी कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 40 साल से नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन से ज्यादा ऑन एवरेज नहीं आ रहे, जबकि एक्सपेक्टेड नंबर होना चाहिए 3% ऑफ जीडीपी विच शुड बी अराउंड $12 बिलियन। तो ये $10 बिलियन की शॉर्टेज क्यों है, इसको जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फॉर्मर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद असफर अहसन साहब, जो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह लाई जा सकती है और क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है टू मेक दिस कंट्री ग्रेट। चेक आउट दिस एपिसोड ऑफ डिजिटल्स। वेलकम एंड काफ़ी सारी बातों में मैंने कहा आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट विद वन थिंग। आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में के चेयरमैन रह चुके हैं। आपने पाकिस्तान को उस लाइट से देखा है जहां एक इन्वेस्टर पाकिस्तान को देखता है। आपको क्या नज़र आता था जब आप उस लाइट से पाकिस्तान को देखते थे? जो मुझे उस वक्त नजर आ रहा था वो आज भी वैसे ही नजर आ रहा है। और उसकी बॉटम लाइन मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम उसकी बहुत सारी डिटेल्स में जा सकते हैं। और बॉटम लाइन ये है कि बियॉन्ड लिप सर्विस, दिस इज a huge opportunity for Pakistan, especially in the current scenario. जो जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में एक पाकिस्तान का चेंजिंग रोल नज़र आ रहा है, जो इमर्ज हो रहा है, तो इट्स अप टू अस कि हम किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। पाकिस्तान इज़ जेन्युइनली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो पाकिस्तान की हम पॉपुलेशन से शुरू करें, पाकिस्तान का ओवरऑल हम स्ट्रेटजिक लोकेशन देखें और सारा कुछ देखें, लेकिन पैसे आ नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही हैं जिस तरह से आनी चाहिए। क्या वजह? जो हमारा पोटेंशियल है, तो इसको हमें एवेलुएट करना चाहिए और वो ओपन माइंड से इसको क्रिटिकली ब्लैक एंड वाइट में इसको पिक्चर को देखना चाहिए। इसकी हमें एक एक्सरे लेना चाहिए कि क्या रूट कॉजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं कि हम जहाँ पे खड़ा होना चाहिए तो हम वहाँ पे नहीं खड़े। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की चीज़ें होती हैं जो एक बिज़नेस एनवायरनमेंट को, एक लैंडस्केप को बेहतर करती हैं। तो उसको समझे बगैर हम सस्टेनेबल ग्रोथ पे नहीं जा सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम देखें तो पिछले लास्ट 25-26 ईयर्स में, अगर हम 1999 से शुरू करें, तो अब तक हमने कोई 52 बिलियन डॉलर से ट्रैक किए नेट एफडीआई आफ्टर ऑल द आउटफ्लोस। और अगर हम 1988 से 99 तक देखें, जिस वक्त हमने दो गवर्नमेंट्स एक्सपीरियंस की, पीपल्स पार्टी की दो गवर्नमेंट्स थी और दो गवर्नमेंट्स हमारी उसमें पीएमएलएन की थी, तो उस वक्त हमने ओनली 6 बिलियन डॉलर्स नेट एफडीआई ट्रैक की 11 सालों में। फिर अगर हम 2019 1999 से 2008 तक देखें, जो जनरल मुशर्रफ का एरा था, हमने अट्रैक्ट किया अराउंड 18.9 बिलियन डॉलर। फिर 8 से 13 पीपीपी थी, उस वक्त हमने अट्रैक्ट किया 9.8 बिलियन डॉलर्स। फिर 13 से 18 नून लीग थी, उस वक्त हमने अट्रैक्ट किया 10.3 बिलियन डॉलर। फिर 3.5 साल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर हमने 7.7 बिलियन डॉलर ट्रैक किया। फिर पीडीएम 1 आई, जिसमें हमने 1.55 बिलियन डॉलर ट्रैक किया। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट थी फॉर 5 मंथ्स ऑफ सेनेटर अनवरल काकड़, उसमें हमने 863 मिलियन डॉलर ट्रैक किए। और जो लास्ट हमारा एक साल गुजरा, उसमें हमने अराउंड कोई 2.25 बिलियन डॉलर्स अट्रैक्ट किए। तो टोटल मिला के अगर आप देखें तो 25 साल है, उसका जो एवरेज बनता है वो अराउंड कोई 2 बिलियन डॉलर्स बनता है। तो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि अगर एक चीज़ कंसिस्टेंट है तो वो एफडीआई का नेट इन्फ्लो। और ये सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन टू डिक्लेयर योर एक्सपोर्ट नंबर, डिक्लेयर योर एफडीआई नंबर्स एंड ऑल। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो जो उसूली तौर पे एफडीआई होनी कितनी चाहिए, तो एफडीआई का जो ग्लोबल फार्मूला है वो है कि आपकी जीडीपी का 3% होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी जीडीपी का साइज जो है वो 411 बिलियन डॉलर्स है, तो इसका 3% अराउंड को 12 बिलियन डॉलर बनता है। तो मिनिमम साइज आपका एफडीआई जो हर साल अट्रैक्ट करे, नेट एफडीआई की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो कम से कम 12 बिलियन डॉलर होनी चाहिए।
हम कंसिस्टेंसी से $2 बिलियन अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ 2006 और 7 में जनरल मुशर्रफ के वक्त में हमने 5.3 और 5.4 बिलियन डॉलर अट्रैक्ट किए, और फिर एक 2018 था जिसमें हमने 2.8 बिलियन डॉलर अट्रैक्ट किए। उसके अलावा मुसलसल 2.1, 1.8, 1.9। तो इस साल का जो नेट एफडीआई है, एफडीआई तो कुल $4.5 बिलियन आई, लेकिन जो नेट एफडीआई है वो 1.83 बिलियन डॉलर पर आ गई है। उसके लास्ट ईयर 1.92 बिलियन डॉलर्स पे थी, तो ये गिर गई है इस साल और ज़्यादा। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग रीजन्स में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपकी रीजन में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो सराउंडिंग रीजन में इंडिया जो है लास्ट ईयर $49.47 बिलियन था। इंडोनेशिया ने $47 बिलियन ट्रैक किए, वियतनाम ने $36.67 बिलियन ट्रैक किए, यूएई ने अराउंड कोई $30.1 बिलियन ट्रैक किए, कतर ने अराउंड कोई $29.3 बिलियन ट्रैक किए। फिर कंट्रीज लाइक टर्की है, मलेशिया है, इन्होंने और 11 और 12 बिलियन डॉलर ट्रैक किए लास्ट ईयर। अज़रबैजान ने कोई 6 या 7 बिलियन डॉलर ट्रैक किए, काज़ाकिस्तान ने 18 बिलियन डॉलर ट्रैक किए, उज़्बेकिस्तान ने 10 से 11 बिलियन डॉलर ट्रैक किए। और तो और आप अगर देखें कि जो बांग्लादेश जहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल रहा वो भी अराउंड कोई 3.8 बिलियन डॉलर पे था। फिर लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 9 अफ्रीकन कंट्रीज परफॉर्म बेटर देन अस। मतलब इथोपिया जो है उसके कुछ $4 बिलियन थे, साउथ अफ्रीका $5.5 बिलियन था, इजिप्ट जो है वो $9.5 बिलियन था। एंड देन कंट्रीज लाइक नामीबिया, नैरोबी, मोज़म्बिक, युगांडा एंड सेनेगल, दे परफॉर्म बेटर देन अस। सो हियर इज द स्टेटस। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि दुनिया में हो क्या रहा है। अच्छा, हम एफडीआई की बात क्यों कर रहे हैं? एफडीआई एक्चुअली एक बैरोमीटर होता है, एक इंडिकेटर होता है कि आपकी कंट्री की बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी है। अगर आपकी एफडीआई का नंबर हाई होता है तो इसका मतलब है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन इज़ वेरी गुड। एफडीआई में शामिल क्या है, उसको अगर डिफाइन करें? एफडीआई जो पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट होती है, वो एफडीआई होती इन एनी इन्वेस्टमेंट? है। इन एनी इन्वेस्टमेंट, वो आईटी में भी हो सकती है, वो माइनिंग में भी हो सकती है, वो एग्रीकल्चर में भी हो सकती है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हो सकती है, वो हेल्थ केयर में भी हो सकती है, वो टूरिज्म में भी हो सकती है, जो छोटे छोटे करके आते हैं। तो और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे डिविडेंड मिलेगा जो ऑफकोर्स मैं बाहर वो डिविडेंड लेके वो जाऊं। मैं लेके जाऊंगा और या फिर फर्दर इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ से मैं चीज़ें करूंगा। जी। फिर इन्वेस्टमेंट में भी है कि एफडीआई के अंदर जो एक्सपोर्ट लेड एफडीआई है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सारी एफडीआई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। बहुत सारी एफडीआई हैं जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल? कोई भी एफडीआई जिसमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल एफडीआई नहीं है। एफडीआई हमेशा, जैसे यहाँ पे डॉलेंस है, तो डॉलेंस की जो एफडीआई आई ये एक बड़ी हेल्दी एफडीआई थी और आज उसका जो स्टेटस है वो बहुत डिफरेंट है। तो इस किस्म की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत प्रोडक्टिव थी। अच्छा, अब हम एफडीआई की बात क्यों करते हैं, जो मैंने आपको बताई पॉजिटिव इंडिकेटर की। उसूली तौर पे होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारा जो 90% फोकस है, सोल्यूशन क्या है? 90% फोकस शुड बी ऑन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में कौन है? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में दो किस्म के इन्वेस्टर्स हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं। ये वो हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। फॉरेन में भी तीन कैटेगरीज हैं, कि वो आईसीसीआई का क्राउड है जिसमें 210 मल्टीनेशनल्स हैं, एक मिड साइज इन्वेस्टर्स हैं और एक स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो छोटे एसएमईज पे, स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। टिकट साइज कितना होगा, स्मॉल, मिड साइज और? स्मॉल में आप रख लें 10-20 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल होती है, फिर 50 से 100 आपकी मिड साइज होती है और देन फिर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तानी बिग बॉयज़ हैं, जो एक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का क्राउड है, जो बिग बॉयज़ ऑफ बिजनेस हैं, फिर मिड साइज है, फिर एसएमईज हैं। तो आप अगर 90% फोकस इनको फैसिलिटेट करने पे लगाएं, अगर आप इनकी हैंड होल्डिंग करें, अगर आप इनको मोटिवेट करें, इनके लिए टैक्स का रेट आप हल्का करें ताकि टैक्स नेट भी बढ़े और आपकी यहाँ पर लोगों को थोड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, क्योंकि सफोकेशन बढ़ रही है जिस टैक्स रेट पे इस वक्त आप काम कर रहे हैं। रीजन में सबसे ज़्यादा आपका टैक्स चल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, सैलरी क्लास के मसले देख लें। फिर उसके बाद आपका एक लीगल कवर होना चाहिए, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ होना चाहिए। तो अगर हम दुनिया की टॉप एफडीआई कंट्रीज़ को उनका डाटा देखें, लास्ट 15-20 साल निकाल लें, 25 साल निकाल लें, और जितनी टॉप एफडीआई कंट्रीज़ हैं उनका आप डाटा एनालाइज करें, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है, एक चीज़ जो है ना वो यूनिफॉर्म है। वो ये कि ऑल दीज कंट्रीज़ अलाउड देयर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स
to create wealth. And they protected them legally, they protected them through the policy continuation, और एक उन्होंने ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट दी कि जिसमें उन्होंने ग्रो किया। और उसके बाद एक टाइम आता है कि ग्रेजुअली फिर यही ऑर्गेनाइजेशंस जेवीज करती हैं, कोलैबोरेशंस करती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, और उसके बाद आपकी एफडीआई आनी शुरू होती है। तो अगर हम अगले 3 से 5 साल अपना किबला काबा सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि एफडीआई को आप निगलेक्ट कर दें, एफडीआई पे काम तो आपका पैरेलल में चलता रहेगा, लेकिन फोकस अपने घर को सीधा करने पे लगाएं तो कोई वजह नहीं है कि आपकी चीज़ें सही नहीं होंगी। अब इसमें मसले आते क्या है, कंटिन्यूटी का एक बहुत सीरियस चैलेंज है। और अगर हम अपनी पॉपुलेशन का साइज़ देखें तो इस वक्त की जो सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 250 मिलियन की है। बाय 2047 जब हम 100 इयर्स के होंगे, हमारी पॉपुलेशन जो है वो 400 मिलियन क्रॉस कर जाएगी, यानी 40 करोड़, जिसमें से अराउंड अभी इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन है, अराउंड 65% पॉपुलेशन इज अंडर 32 इयर्स ऑफ एज। Shani, you're saying in 20 years we will add 150 million Yes, people. in 22 years. यानी कि और bigger than most countries. यस एग्जैक्टली। और आप अगर देखें तो विद द पॉपुलेशन साइज ऑफ 250 मिलियन, यू आर वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट नेशन। तो यू आर नॉट अ स्मॉल कोई यूरोपियन या सेंट्रल एशियन या फार ईस्टर्न और मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्री, यू आर वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट नेशन। But what good is that population अगर आधी वो अवाम इतनी गरीब है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है। मैं उस इशू पे आता हूँ, लेकिन पहले तो हम देखें ना, बेसिक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें ना, कि आप दुनिया की पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है, एंड वी आर अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडॉकिज्म एंड फायर फाइटिंग। और मैं ये किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो लास्ट 70 इयर्स की बात कर रहा हूँ। डेटा आपका जो बता रहा है, स्टेट बैंक का डेटा आपका किसी चीज़ का उठा के देख ले, वो बता रहा है कि आपके फायर फाइटिंग है। अब अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो जो इस वक्त चेयरमैन है राशिद लंगड़ियाल साहब, ही इज़ द 12th चेयरमैन इन लास्ट 11 इयर्स। अगर आप फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस की बात करें, जो इमदाद बोसल साहब हैं, वो इस वक्त 11th और 12th फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस इन द लास्ट 10 इयर्स। अगर आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 7-8 चेयरमैन आपने तब्दील किए 10 साल में। आपका सिर्फ जो फेडरल सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट है, वो लास्ट 3 इयर्स में 7 सेक्रेटरीज आप चेंज कर चुके। क्या वजह है कि इतने वजह कॉन्स्टेंटली हम ये लोगों है को कि घुमा रहे हैं? दिस इज हाउ आवर इस्लामाबाद इज ऑपरेटिंग। Is it because they are दिस इज विद एवरी गवर्नमेंट। देखिए, is it insecurity that leads to दिस this? इज नॉट इनसिक्योरिटी, दिस एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट सबसे पहले यू नीड अ कंट्री स्ट्रैटेजी। जी, किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी ना बाद में आती है, पहले होती है कंट्री स्ट्रैटेजी। इज देयर अ कंट्री स्ट्रैटेजी? Vision बिकॉज क्या है? आई बिलीव दैट पाकिस्तान ऑफ इमरान खान इज डिफरेंट, Pakistan of Sharif is different, Pakistan of Zardari is different, But it should not and be. Pakistan of military is completely different. And it should not be. It should not be, because अगर हम 4 किस्म के पाकिस्तान चलाएंगे, हर 3 साल में एक नया तमाशा होगा, कोई कंटिन्यूशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मेरा अपना एक माइंडसेट है, आपका अपना माइंडसेट है। होना ये चाहिए कि आपने, फॉर एग्जांपल, इसी मुल्क में एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आपके पास है। 70s में आपने शुरू की, 98 में आपने एग्जीक्यूट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक उसको मेंटेन कर रहे हैं, सक्सेसफुली मेंटेन कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है आपका, और उसको हम पीसफुल उसके मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कोई गवर्नमेंट इस दौरान आई, कोई गवर्नमेंट गई, कोई आर्मी चीफ आया, कोई स्टेक होल्डर था, सब एक पेज पे थे। तो ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में एग्जाम्पल नहीं है कंटिन्यूएशन की। देखिए, इंडिया से अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो 1991 तक इंडिया हमसे बहुत पीछे था। उनकी जीडीपी, उनकी ओवरऑल इकोनॉमी, उनकी कॉरपोरेशंस का साइज देख लें, सब कुछ देख लें। क्या हुआ 91 में? डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, who was actually known as the founder or the pioneer of modern economy of India. और उन्होंने जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की, वो आज तक चल रही है। सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उनकी पॉलिसी को कंटिन्यू किया, लेकिन और उनके वहाँ से पास चेंज आया। लेकिन उनके पास एक और भी तो चीज़ थी ना। अगर आप देखें कि 47 से लेके एट दैट पॉइंट 91 तक इंडिया ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और फोकस किया, जो कि हमने उस तरह से नहीं किया था। इंडिया ने लैंड रिफॉर्म्स बहुत जल्दी लेके आ गया था, जो पाकिस्तान नहीं लेके आया था उस तरह से। और इंडिया में 22 फैमिलीज़ जो सबसे बड़ी फैमिलीज़ थी, उनको बिल्कुल ही आपने नेशनलाइज नहीं किया था। यू अलाउड द बिग फैमिलीज़ टू मेक मनी, जो आपने भी एक पॉइंट रेज किया था ना, कि लेट पीपल मेक मनी। तो देखिए, 3 रीजंस हैं जो इंडिया आगे बढ़ गया।
उसमें से एक रीज़न तो मैंने आपको बताया पॉलिसी कंटिन्यूशन का। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो पिछले 60-70 साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर की, तो दिस इज़ नॉट अबाउट आईआईएम्स एंड आईआईटीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आज आप देखें तो 50 प्लस ग्लोबल सीईओज आर इंडियन और इंडियन नेशनल्स। इसी तरह से आप उनकी जीडीपी का साइज़ देखें, मैंने आपको एफडीआई बताई, उनका आईटी इंडस्ट्री का साइज़ वक्त $280 बिलियन है, हम्म जिसमें एक्सपोर्ट अराउंड को $200 बिलियन की, हमारी एक्सपोर्ट $3.475 बिलियन पर आई हैं। इस साल उसमें बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी कर आके 3.75, वो कहाँ 200 और 280। तो तीसरी चीज़ जो है, लैंड रिफॉर्म की आपने बात की, बिल्कुल सही बात की। और चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है समझने की, और ये मैं विदाउट एनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बात कर रहा हूँ, और ये मैं पिछले 70 साल की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ हमेशा फेयर इलेक्शंस हुए, यहाँ पे नहीं हुए। मैंने कहाँ कम पे से कम आई एम उसकी 49 नॉट आउट, मैंने आज तक कोई इलेक्शन के बाद अगली पार्टी को रोते हुए नहीं देखा। हम्म तो पॉइंट मेरा ये है, ये रोते हुए देखा। पॉइंट मेरा ये है कि ये वो तमाम चीज़ें थी जिसने इंडिया को एक प्रॉस्पेरिटी दी, एक प्रोग्रेस दी। एक और लेकिन पॉइंट आप लेकिन उसमें ऐड करना भूल गए। वहाँ पे मिलिट्री का रोल और पाकिस्तान में मिलिट्री के रोल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक अलग डिबेट है, मैं उस पे आता हूँ अभी। हम्म और ये हमें देखना चाहिए, और इसमें अभी बड़ी एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई जो रीसेंट इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें एक विक्ट्री मिली, और हर तरह से एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमारी आर्म फोर्सेस की रही। लेकिन ये एक जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली, और जिस वक्त ग्लोबल हमें रिकॉग्निशन मिल रही है, रीजन में रिकॉग्निशन मिल रही है, मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, विंडो बहुत छोटी है। हम्म तो जो बॉटम लाइन है इसका वो ये कि आपने अपने घर को सही करना है। हम्म सबसे पहले अपने घर को सही करना है। कोई भी कंट्री, मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ कि विदाउट स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती। पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कौन बनाएगा वो वो स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी जो भी लीडरशिप में होगा वो बनाएगा। बट लीडरशिप आज की लीडरशिप में वो आज की लीडरशिप बनाएगी, कल जो आएगी वो कल बनाएगी। और एक और चीज़ जो मैं बिलीव करता हूँ, गवर्नमेंट कोई भी हो ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक नेशनल एक्शन प्लान बना तो है पाकिस्तान वो में, तो बनता रहता है। तो उसके अंदर वो तो 70 साल में कितने डॉक्यूमेंट्स बने हैं, शुडंट हर दैट जस्ट मिनिस्ट्रीज बी में हंड्रेड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं। एग्जैक्टली? व्हाट आई एम सेइंग कि जो लर्निंग है पब्लिक सेक्टर में चीज़ों को देखने के बाद, इस्लामाबाद में चीज़ों को देखने के बाद, कि आपकी कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। बट उसका And you मैं can't manage a country of 250 million with adhocism and firefighting. This is the biggest problem. तो पहले के अग्रीड। पहले होती है कंट्री स्ट्रैटेजी, उसके बाद आपकी इकोनॉमी है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर वाटर रिसोर्सेज है, फिर पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लाइमेट है, टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीडिया है, जुडिशरी है। आप किसी भी एरिया को ले ले, फिर आपकी सब्सिडरीज होती है, ये जो आप पे आपकी फर्दर स्ट्रैटेजी बनती है। ये सारी स्ट्रैटेजीज कंट्री स्ट्रैटेजी से लिंक होती हैं। आज आप अपनी सराउंडिंग में किसी कंट्री को उठा के देख लें, उनकी कंट्री स्ट्रैटेजी है। गवर्नमेंट कोई आ रही है जा रही है, वो एक कंट्री स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, डायरेक्शन क्लियर होती है, और वो कंटिन्यूशन की वजह से वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। तो वो कंट्रीज जो पिछले 8-10 साल से पहले प्रॉब्लम में थी, आप देखें उन्होंने प्रोग्रेस किया है। छोटी छोटी कंट्रीज, मैंने अफ्रीका की 9 कंट्रीज के आपको नाम लिए हैं, ये छोटी छोटी कंट्रीज जो है ना वो ग्रो कर रही है। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हमारे एक तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई। तो आपसे मेरी अभी पॉडकास्ट से पहले जो बात हो रही थी, जो आपने बड़ी सही बात की कि हमारी जो आधी आबादी है वो तो लिटरेट ही नहीं है, तो उसको ना कोई शऊर है। और लैंड रिफॉर्म्स ना होने की वजह से, और ये सारा फ्यूडल सिस्टम होने की वजह से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या रिजल्ट आएंगे? कि अगले 25 साल भी ऐसे रिजल्ट आपके पास आएंगे? नंबर और 1। और यही लोग जिनके लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हुए जाके पार्लियामेंट में इलेक्टेबल्स बन जाते हैं और रूल्स चलाते हैं। यस। तो आपकी एक तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये समझता हूँ कि आप जब तक ये कंटिन्यूशन लेके नहीं आएंगे, इसके लिए देखें, पॉलिटिक्स को अपनी जगह पे रखें, आप लड़ाई भी करें, सब कुछ करें, लेकिन हर कंट्री ने एक चीज़ की है पिछले कुछ सालों में, कि जो मुल्क के 10-12 बड़े नेशनल इश्यूज होते हैं ना, जैसे आपका न्यूक्लियर का इशू था, उन इश्यूज पे सब एक पेज पर है, उस पे सबकी एक आवाज़ होती है। और जब उसमें एक आवाज़ होती है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी होती है, और जब कंटिन्यूटी होती है तो आप फिर ग्रो करते हैं, फिर आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रेजुअली फ़िल्टर करते हैं वक्त के साथ साथ।
तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक और चीज़ जो मैंने इंडिया की भी बात की, मैं इंडिया की बात सिर्फ़ इस वजह से कर रहा हूँ कि हम कंपैरिज़न करते हैं ना हर चीज़ में। मैंने तो आपसे रीजनल कंपैरिजन किया, लेकिन इंडिया एक रेलेवेंट एग्जांपल इसलिए कि हम साथ आज़ाद हुए थे और अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमने विक्ट्री हासिल की तो हमारा एक फ़ख्र सर से बुलंद हुआ हुआ है। लेकिन क्या हमें इस पे खुश होना चाहिए? क्या हमें खुश होके बैठ जाना चाहिए? नहीं। असल विक्ट्री तो ये है कि इसके बाद आपने अपनी ओवरऑल कंट्री को प्रॉस्पेरिटी कैसे देनी है, इन हाउस आपने तब्दीली कैसे लेकर आनी है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ चैलेंज करूँगा। देखिए, इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना, आई फाइंड दैट दैट्स नॉट फेयर। हाँ ठीक है, पार्टीशन हुआ था एंड सो ऑन, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान हमेशा, इवन ड्यूरिंग द मुगल्स एंड सो ऑन, वाज ऑलवेज द आउटपोस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं था, तो हैविंग दैट एंटायर लैंड मास ओवर देयर, कभी वहाँ डेवलपमेंट थी नहीं, ब्रिटिश के ज़माने में भी नहीं थी। छोटे छोटे से पोस्ट होते थे, दैट्स अबाउट इट। कराची शहर में इट वाज अ फिशरमैन सिटी, 50,000 फिशरमैन होते थे प्री लेट्स से मिड 1800s। तो पंजाब था, ठीक है, पंजाब के अंदर क्योंकि एग्रीकल्चर था, पंजाब के अंदर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन थी। तो पाकिस्तान ऑलवेज हैड अ डिसएडवांटेज फ्रॉम अ डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट। तो पार्टीशन के बाद ये कहना कि यार पाकिस्तान इंडिया बराबर थे, आई थिंक पाकिस्तान स्टार्टेड बराबर एट, नहीं थे, लेकिन देखिए आप कंपैरिजन तो करते हैं ना, तो नहीं करनी कंपैरिजन चाहिए। जो है इट्स लाइक, वो आई अपना फील कि नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक सेइंग कि मैं अपने बड़े भाई से कंपैरिजन करूं कि यार वो 10 साल देखें, पर है, लेकिन आपको कंपैरिजन सबसे करना चाहिए। मैंने तो अभी आपको कंपैरिजन पूरी 10, 12, 15 कंट्रीज़ का कंपैरिजन दिया ना, क्यों दिया? क्योंकि जो आपकी सराउंडिंग में रीजन्स हैं, जो कंट्रीज़ आपकी सराउंडिंग में हैं, योर इमीडिएट नेबर्स, योर एक्सटेंडेड नेबर्स आल्सो, जब तक आप उनको स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ से कंपैरिजन लेके चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा मसला मैंने गवर्नमेंट में जाके देखा, वो ये कि जब आप मिनिस्टर बनते हैं या जब आपको कोई पोजीशन मिलती है, तो आप अकलीकुल बन जाते हैं। हालाँकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे चीज़ों को, आप जब तक दूसरों की अच्छी चीज़ों से और उनके फेल्योर से नहीं सीखेंगे, अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, अपनी कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, नंबर बिल्कुल सही 1। बात है। नंबर 2, आपको कोलैबोरेट करना होगा इन अ रियल सेंस। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमारी जो इंटेलिजेंसिया है, जो हमारी सिविल सोसाइटी है और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किसी भी फील्ड में देख लें, एक से बढ़कर एक चैंपियन बैठा हुआ है और सबका एक जज्बा है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें कंट्री के लिए, जो मुल्क में है, जो मुल्क में नहीं है। और ये इतना बड़ा टैलेंट पूल है कि अगर हमारी मिनिस्ट्रीज़, हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो इनका विज़डम है, जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इनका नेटवर्क है, उसको एंगेज करें, तो कोई वजह नहीं है कि चीज़ें आप आगे ना बढ़ा सकें। मैंने खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ लोगों को एंगेज किया प्राइवेटली, उनके साथ हमने एनडीए बेसिकली एनडीए साइन किए और सारा कुछ किया और उसके बाद हमने उनकी मुशावरत से काम आगे बढ़ाया, बिकॉज के देखें, एक कोई भी इंसान सारी फील्ड्स का तजुर्बा नहीं रख सकता, सारी फील्ड्स की अकल उसको नहीं हो सकती। तो ये जो एक माइंडसेट है ना कोलैबोरेशन का, और ये जो माइंडसेट है लर्निंग का, और ये जो माइंडसेट है रिसर्च का, ये चीज़ मिसिंग है इस्लामाबाद के अंदर बहुत शदीद तरीके से। और आप रिसेप्टिव नहीं होते। इसी तरह से मैं ये भी कहता हूँ कि क्रिटिकल फीडबैक और क्रिटिकल थिंकिंग को इस मुल्क में प्रमोट करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली इन इस्लामाबाद बट इन आवर कॉर्पोरेशंस ऑल्सो। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये मिसिंग है। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग इज के एक होती है नेगेटिविटी, एक होती है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग, एक होती है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, आप चीज़ों को प्लस और माइनस में देखते हैं, आप चीज़ों को एक्स-रे निकाल के देखते हैं। लेकिन तो अगर, अगर वो क्रिटिकल फीडबैक और क्रिटिकल थिंकिंग आप उसको दबा देंगे, अगर उस पे आप रिसेप्टिव नहीं होंगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे आके हर चीज़ की तारीफ़ करूँ, मैं आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे सकता हूँ। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ ऑलवेज़ कंस्ट्रक्टिव। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रोग्रेस, not only for the country but for all the corporation, for the society, even in your home also. लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स वन थिंग, जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की, एंड आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ इट। माइक्रो लेवल पे डिसीजन मेकिंग हमने एज अ सोसाइटी अपने लोगों में इनकलकेट नहीं किया है। हमारे सारे फैसले हमारे लिए लिए जाते हैं घरों के अंदर।
बच्चों का नाम अगर रखना है तो आपके पेरेंट्स रखते हैं, आपको कौन सी डिग्री हासिल करनी है वो आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, शादी किससे करनी है वो आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, और यही चीज़ उन्हीं के साथ हुआ है, यही चीज़ उन्हीं के पेरेंट्स के साथ हुआ है। तो अगर आपने एक कल्चर बिल्ड किया हुआ है जहाँ पे लोगों को डिसीजन लेना आता ही नहीं है क्योंकि किसी और ने उनका पूरी ज़िंदगी का फैसला लिया हुआ है, तो वो क्रिटिकली चीज़ों को किस तरह एवैल्यूएट देखिए, अगर आज आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे तो चीज़ें बनेंगी ना। और अगर आज ये मसले आप पेश आ रहे हैं तो उसमें तब्दीली भी तो आ रही है, ग्रेजुअली तब्दीली आ रही है। और देखें, हेल्दी डिबेट्स का फ़ायदा होता है। मैं अगर ये बोलूं कि मेरी ओपिनियन से आपकी ओपिनियन डिफरेंट है और मैंने नहीं सुनना, मैं अगर रिसेप्टिव ही नहीं हूँ, तो फिर वो चीज़ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। और सबसे फिर बड़ा चैलेंज यही है कि ज़्यादातर लोग जो इस पोजीशन में आते हैं, आपने जो बात की बहुत अच्छी की कि कोलैबोरेशन नहीं होता, उनका उनका लर्निंग माइंडसेट नहीं होता, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होता। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज़ people forget कि they have been elected by a population to represent them. यस, अवाम ने उनको सेलेक्ट किया है। एक्चुअली होता ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम है, वो अपनी अवाम को जाके बोलती है कि मेरे लिए जाके वोट दो, तो सिलेक्शन तो टेक्निकली नहीं हुआ। उन्होंने तो इट्स मोर द अदर वे अराउंड कि यार आई एम इन दिस पोजिशन ऑफ पावर बिकॉज आई हैव 10,000 पीपल अंडर मी जिनको मैंने बोला है जाके मेरे लिए वोट दो। तो वो माइंडसेट ऑफ सर्विस तो नहीं हुआ ना। तो जब माइंडसेट ऑफ सर्विस ही नहीं होगा तो कभी कौन कौन सर्व करेगा इस मुल्क को? नहीं करेगा कोई। यस। चैलेंज मुझे लगता है कि आपने जो बात की, जब तक लैंड रिफॉर्म सबसे पहले आप टैकल नहीं करेंगे, वो माइंडसेट ऑफ सर्विस ही नहीं आ सकता, क्योंकि हर बंदा कहेगा कि भाई इट्स माय राइट टू बी इन दिस पोजीशन बिकॉज आई कंट्रोल दिस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड विदाउट मी यू कैन नॉट रन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरा बलूचिस्तान आप देख लें, इट्स रन बाय व्हाट 20-25 ट्राइब्स। You look at a lot of Sindh, it's run the same way. पंजाब में फिर भी चले ब्रादरी सिस्टम है, थोड़ा सा वहाँ हुआ हुआ है। तो we're not really a nation. We are actually an aggregation of tribes, lords, large parcels of land जिस पे बेचारे हारी काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम वोट लेके rightfully expect करते हैं कि भाई अब हम अपना sort of अपने तरीके से चीज़ों को चलाएंगे। ये किस तरह ब्रेक होगा as part of that grand strategy? देखिए, ये जो हमने बात की ना, इसमें सबसे बुनियादी बात जो एक तो मैंने स्ट्रैटेजी की उसके साथ जो एक बात लिंक है, और वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और जिसको मैं भी कम से कम हर जगह ही प्रोपेगेट करता हूँ, नैरेटिव बिल्डिंग का पार्ट है, क्योंकि ये बात डिस्कशन में है और रियलाइजेशन भी है, लेकिन उस पर उम्मीद है कि कुछ काम भी शुरू होगा। और वही है कि जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो 28 मिलियन किड्स आउट ऑफ स्कूल है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसे हम हुनर कहते हैं। और मिलियंस ऑफ किड्स वो हैं जो उस पब्लिक सेक्टर स्कूल सिस्टम का पार्ट हैं जहाँ वो मैट्रिक के बाद भी सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। और मैंने आपको पॉपुलेशन साइज बताया जो 22 साल में 15 करोड़ बढ़ने वाली है, जेनुइनली बढ़ने वाली है, हर साल आप जितनी ग्रोथ कर रहे हैं। सो आप ये सोचें कि अगले 10-12 साल में होगा क्या। तो इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं है। तो बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कब तब्दीली आएगी, वो कब होगा। मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी कैपेबिलिटी है, किसी एक स्टेक होल्डर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अकेले इस सारे मसले को सॉल्व करे। क्यों इस मिलिट्री में पे नहीं है ये ये कैपेबिलिटी? कैपेबिलिटी किसी एक अकेले स्टेक होल्डर के अंदर नहीं है। मिलिट्री तो डिक्टेट ये कर सकती है, देखिए, मिलिट्री उस जगह इंटरवीन करती है जिधर ज़रूरत होती है। लेकिन अब लेकिन तो अगर आप जब तक सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह जमा नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात की कि 10-12 इस मुल्क के बड़े इश्यूज़ हैं, उनमें कम से कम कंसेंसस डेवलप करें, बाकी आप लड़ते रहें, अपनी पॉलिटिक्स करते रहें, जो भी करना है आपने करें। तो हर सेक्टर का इसके अंदर रोल है। इसमें सिर्फ ये हम बहुत सारी चीज़ों में ब्लेम कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, गवर्नमेंट के कसूर होते हैं। लेकिन क्या एक आम आदमी का कसूर नहीं होता? आपकी बिज़नेस कम्युनिटी का कसूर नहीं होता? आपका मीडिया का कसूर नहीं होता? एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हम कराची की हर वक्त बात करते हैं, और वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान जो है, IH नूरी रोड, उसका ज़रा साइड की गलियों का हाल देखें।
ये Still. 2 किलोमीटर की रोड है जिसको पूरा फाइनेंशियल सेक्टर बैठा हुआ है, चंद करोड़ों पैसे वो रोडें सही होनी है, आप उसको सही नहीं करते। Hmm. तो ये भी क्या ठीक है कसूर गवर्नमेंट का है, लेकिन क्या आपने कोई स्टेप लिया? सियालकोट वालों ने कम से कम उनको आप क्रेडिट देंगे कि पहले एयरपोर्ट बनाया और उसके बाद उन्होंने एयरलाइन बना दी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है 80% रिस्पॉन्सिबल स्टेट की होती है, लेकिन स्टेट के सारे ऑर्गन्स में तमाम चीज़ें शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें मीडिया भी है, सारा कुछ है। तो ये जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे, वो कौन बैठाएगा मुझे नहीं मालूम, कब बैठेंगे मुझे नहीं मालूम, बैठेंगे भी नहीं बैठेंगे हमें नहीं मालूम, ये वक्त बताएगा। हमारी ज़िंदगी में होगा, हमारे बात होगा, कभी तो होगा, उम्मीद है सिर्फ। तो जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, ये मुल्क एडहॉकिज्म पे चलता रहेगा। ये जो आपने एग्जाम्पल्स दिए थे दूसरे मुल्क के, आपने बड़ा अच्छा समराइज कर दिया, क्योंकि मेरा भी यही यकीन है कि 5 इदारे हैं, 5 ग्रुप्स हैं जो एक मुल्क को चलाते हैं। भाई आपका सबसे पहले तो सियासतदान है, पॉलिटिशियंस आ गए, आपकी ब्यूरोक्रेसी आ गई, आपके सारे बिग बिजनेस आ गए, मीडिया आ गए। मीडिया में सेपरेटली ऐड करूँगा, मैं कहूँगा जुडिशरी आ गई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आ गई। इस्टेब्लिशमेंट मैं कहूँगा जिसके अंदर मिलिट्री भी है एंड सो ऑन। ये 5 हैं एंड आई वुड से मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंसिंग रोल है। अब चैलेंज ये है कि काफ़ी लोग आए हैं और यही बात की है कि इन सबको टेबल पे बिठाना है। हर एक से मैं सवाल ये करता हूँ, बिठाने वाला कौन है और उनको बिठा के तब तक रखेगा कौन वहाँ पे, जब तक कि एक फ़ैसला ना लिया जाए कि करना क्या है आगे जाके अगले 30 साल, 50, 100 साल के लिए। देखिए, उस लीडर का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएगा, उसका आई थिंक वेट नहीं करना चाहिए। ये काम आज के लोगों को शुरू करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एक और ये है कि पाकिस्तान में लीडर्स आते नहीं, उनको लाया जाता है। अगर आप नवाज़ शरीफ की हिस्ट्री देख लें, अगर आप अल्ताफ़ हुसैन की हिस्ट्री देख लें, अगर आप इमरान खान की हिस्ट्री देख लें, आप ज़ेड-ए-बी की हिस्ट्री देख लें, every single leader has been brought into place वो by ठीक है। by the military establishment, which I'm saying is fine. I'm not saying I have an opinion on this or either way. If we are to accept that we are a military state, ठीक है, run by the military for the military, great. Let's tell them please make a plan so that we can all make some money. देखिए, मैं इस पे थोड़ा-सा इन डिसएग्रीमेंट हूँ। मेरा डिसएग्रीमेंट है। ये एक डिबेट है और बहुत डिटेल्ड डिबेट है, और मैंने मिलिट्री के साथ बहुत क्लोज़ली काम किया है और मैंने पॉलिटिकल पार्टी से भी बहुत क्लोज़ली काम किया है, अभी भी दोनों के साथ करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्च्युनिटी तो सबको मिली। Fair आपने opportunity उसको मिली सबको। फेयर अपॉर्च्युनिटी मिली और बहुत लेवल पे फेयर अपॉर्च्युनिटी मिली। लेकिन क्या आपने उस लेवल पे डिलीवर किया? तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने गलतियाँ कहाँ पे की? क्या आपकी लर्निंग्स हैं? और फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब नेक्स्ट टाइम आप पावर में आएँ, क्योंकि ये साइकिल चलती रहती है पाकिस्तान में, तो जो भी पावर में आए, क्या वो उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर वो बार-बार आने के बाद भी नहीं कर रहा और वो एक ही साइकिल चले जा रही है, तो फिर आप अगर सिर्फ मिलिट्री को ब्लेम करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत नाजायज़ है। तो प्रैक्टिकल देखिए, ये परसेप्शन ज़रूर हो सकता है, रियलिटी ये नहीं है। नहीं, पर आज बार आपको वही लोग कोई इमरजेंसी आती है इस मुल्क में, कोई नागहानी आती है, आप मिलिट्री को कॉल करते हैं। आप और मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो रियलिटीज मेरी बता रहे हैं। अपनी लर्निंग है। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, हम्म। बट दिस इज़ माई लर्निंग। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो नहीं चाहती कि उसको मिलिट्री की ब्लेसिंग्स मिलें? सारी जाती हैं, उसके तो बगैर वो चल आप नहीं सकती। इस मामले में एक क्यों नहीं हो जाते? तो जिसको लॉलीपॉप मिलती है वो लेट जाता है। तो हम्म। मैं तो ये सिर्फ़ इस वजह से बोल रहा हूँ बात कि वी शुड अंडरस्टैंड कि वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, किसको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, कौन-सी पार्टी को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। कुछ को तो 2-2 फुल 3-3 दफ़ा मिली है। 2-2 3-3 दफ़ा मिली, जिसको 1 दफ़ा मिली उसको भी पूर्ण मुकम्मल अपॉर्च्युनिटी मिली ना। तो हुँ। आपको अपनी टीम्स बेहतर बनानी होंगी, आपको कॉम्पिटेंट लोग लाने होंगे, आपको ये फायर फाइटिंग के खेल से बाहर निकलना होगा। ये विज़न आपका होना चाहिए कि आपने शुरू के 6 महीने क्या करना है। चलें मैं वो और कॉम्पिटेंस की आप बात इफ करता यू हूँ। आर इन द गवर्नमेंट, whether you are Noon League or PTI or PPP or anyone else, you should focus on your work So instead of then doing politics 24/7, नंबर 1। नंबर 2 देखें, मोदी साहब को आपने सुना होगा जब वो वॉशिंगटन पहली दफ़ा गए थे जीतने के बाद, हुँ। उन्होंने वहाँ पे 2 बातें की, इंडिया इधर खड़ा है, ये अपॉर्च्युनिटी है, मैं आपको दावत देता हूँ आप आएँ और यहाँ पे आके आप काम करें। एक कॉन्फ्रेंस हुई सऊदी अरेबिया में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, उसको क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अटेंड करते हैं, मैं भी इसको हर साल अटेंड करता हूँ। तो मोदी साहब का वहाँ पे एक लेक्चर मैंने सुना, 15 मिनट की टॉक थी
और उस टॉक का सिर्फ उनका पर्पस ये था कि यार ये इंडिया है, ये कंट्री है, ये मेरे लोग बैठे हैं, आप आएँ और इन्वेस्ट करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम अपना रोना दुनिया के सामने करते हैं, हम घर की लड़ाई को बाहर लेके जाते हैं। हम वॉशिंगटन में और लंदन में और यूरोप में बैनर्स लगाते हैं, हम मुज़ाहिरे करते हैं, उन चीज़ों पे करते हैं जो हमारे घर के मसले होते हैं, ना कि हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पे करें। मैंने किसी इंडियन को आज तक, मैं हल्फिया ये बात कह सकता हूँ, किसी इंडियन को आज तक इंडिया से बाहर इंडिया बैशिंग करते हुए नहीं देखा। बट पाकिस्तानी रिलीजियसली ये काम करते हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हमारा अपना एक्ट क्या है। हम कहते हैं कि जी वो ब्यूरोक्रेट चोरी कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी चोरी कर रही है, या तो बिजनेस कम्युनिटी भी चोरी करती है। बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर्स हमारे दोस्त हैं सारे। कौन सा बिजनेस हाउस है जिसने क्लीन यहाँ पे काम किया है? मैं उनका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ कि मेरा काम इन्वेस्टमेंट रहा है, मैं आज भी उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। लेकिन देखें, फिर ब्लेम गेम ना करें ना, अपना फोकस अपनी चीज़ों पे करें। इसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि जब तक ये सब एक टेबल पे आके नहीं बैठेंगे, वो जो भी बिठाता है रियल स्पिरिट के साथ कि यार ये पाकिस्तान है ना, आपका देखें आपका मोटो क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक कोई स्टेक होल्डर है, कोई इंडिविजुअल के, यार पाकिस्तान को मैंने प्रोग्रेस देनी है, मैं अपना जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं कंट्रीब्यूट कर जाऊं, जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ। तो अगर एक टेबल पे बैठने से वो प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, वो प्रोग्रेस आ सकती है। आज कोई और है, कल आप होंगे, परसों कोई और होगा, फिर आप होंगे, फिर कोई और होगा, फिर कोई और आ जाएगा। ये साइकिल चलने दें। But Imran Khan had that opportunity and he could have been that leader. Why was he not able to ही वाज अ गुड succeed? लीडर, बट आई आप तो थिंक उनकी गवर्नमेंट में सर्व कर चुके हैं एज अ बोर्ड ऑफ मेरे साथ इन्वेस्टमेंट से। की टीम आधी उनकी आधी टीम गलत थी। बट चैलेंज ये था कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनकी टीम उनकी चॉइस नहीं थी, उनको बताया गया था कि यार आपने इन इन लोगों के साथ चलना है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, अच्छा, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। तो वो उनकी अपनी चॉइस थी वो टीम, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी की अपनी चॉइस थी, बट इट डजंट मेक और ही सेंस। वाज वेरी गुड बाय द वे कि जो चॉइस उसमें रिकमेंड की गई उनकी टीम्स की तरफ से, उन्होंने उसको ट्रस्ट किया, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। मैं फॉर एग्जांपल एक आपको बड़ी अच्छी उनकी बात भी बताता हूँ, जो अच्छी बातें हैं वो बतानी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, 18 महीने हो गए, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बगैर बोर्ड ऑफ, क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एक डेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, अभी भी डेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मेरा ये था कि इसको यार रीस्ट्रक्चर करो, इसको कंप्लीट चेंज करो, जैसे दुनिया में इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स चल रहे हैं, हमारी जो सराउंडिंग रीजन्स में चल रहे हैं, आप उस अंदाज में करें, प्राइवेट सेक्टर के लोग लेकर आएँ, पूरा उसके अंदर एक मैसिव हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी। तो आई सेट कि मुझे कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग चाहिए, बाकी मेरी टीम अच्छी है, जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं सारे, एंड दे आर ऑल गुड। अभी भी मेरी सबके साथ वैसी दोस्ती है, हम सब साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। दे आर ब्रिलियंट इंडिविजुअल। आई वाज लकी इनफ बाय द वे कि मेरी टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने कहा मुझे बोर्ड बनाना है, और मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट होगी, ये मैं फेस टू फेस बैठा हूँ, और मैं कहा मैं किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं चाहता किसी की भी तरफ से, मैं ये बोर्ड खुद बनाना चाहता हूँ, एंड देन आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, बिकॉज आई नो कि मैंने किसको इसमें लेकर आना है और किस मेरिट पे लेकर आना है। विदाउट मेरिट कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा तुम करो, और कोई इंटरफियर करे तो मुझे बताओ, कोई तुम्हें इंटरफियर नहीं करेगा, एंड दिस हैपेंड। तो वो बोर्ड बहरहाल अप्रूव हो गया, बहरहाल उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन इस किस्म की चीजें हुई, तो ऐसा नहीं है कि बट देन व्हाट टीम हैपेंड? उनको दी गई या उन्होंने सारी टीम खुद तो पिक की। पंजाब में क्या हुआ विद होता ये बुज़दार? कि बुज़दार को मैं डिफेंड नहीं कर सकता, नहीं, मैं बट दैट वाज अ बैड डिसीजन अल्टीमेटली दैट कॉस्ट बैड हिम हिज जॉब। डिसीजन में से एक डिसीजन, बैड डिसीजन ये भी था, बहुत बड़ा बैड डिसीजन था जो पंजाब में। देखें, पंजाब में आप किसी को तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में पिछले 25-30 साल में काम हुआ है। आप कराची देख लें और लाहौर देख लें, आप लाहौर के अलावा बाकी सूबे में शहर जो हैं उनको देखें, आप रहीम यार खान जाएँ, आप भावलपुर जाएँ, आप पंजाब मुल्तान जाएँ, आप ट्रांसफॉर्म हो गया। फैसलाबाद जाएँ, आप रोड कनेक्टिविटी देखें, आप ओवरऑल डेवलपमेंट देखें, आप जो उनके एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम हो गया है वो देखें। तो एक बहरहाल वहाँ पे बड़ी तब्दीली आई है। तो वो एक मैं समझता हूँ एक एफिशिएंट, बहरहाल उसकी एक अलग डिटेल्स हैं, मैं उस डिटेल्स पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कि वह किसी कैपेबल इंडिविजुअल को आना चाहिए था। अब वो किसकी चॉइस थी, क्या था, वो हिस्ट्री है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ ना कि अपनी गलतियों से सीखें।
आज के हुक्मरान भी और आने वाले हुक्मरान तो भी। क्या अगर लेट्स से जो स्ट्रेटेजिक विजन की बात करें, बड़ा अच्छा एक पॉइंट है कि एक 100 ईयर प्लान होना चाहिए एक मुल्क का, राइट? 100 ईयर भी ना हो, कम से कम 25-30 साल तो प्लान करें। चले 30 ईयर चले प्लान आपकी बना। कैपेबिलिटी नहीं है 100 ईयर्स की, तो 25 से 30 साल तो प्लान कर लें यार। इमरान खान के पीछे पूरी आवाम थी, इमरान खान के पीछे पूरी मिलिट्री थी, उन्होंने वो चांस खो दिया। वो चांस अब दोबारा उनको नहीं मिलेगा। आज के दौर में इन द नेक्स्ट 5 years जो आपको लैंडस्केप नज़र आ रहा है, हु डू यू थिंक हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी टुडे कि यार ये काम ये बंदा कर सकता है? क्योंकि देखें, सारे जो आपने मुल्क के नाम लिए जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स वन लीडर। एक बंदे से हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अब देखिए इस वक्त थाईलैंड देख लें, सिंगापुर देख लें, मतलब काउंटर यूएस देख लें, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूएस देख लें, इट वाज ऑलवेज वन तो देखिए इस पर्सन। वक्त जो लीडर हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ही है ना। इज मैं ही तो द देखिए लीडर? मैं इंडिविजुअल्स पे नहीं जाता। नहीं, प्राइम अगर मिनिस्टर पोजीशन, कल कोई था, आज कोई है, कल कोई और होगा। सो टेक्निकली देखिए प्राइम मुल्क मिनिस्टर को लीड कौन पोजीशन, कर रहा है? पोजीशन इज प्राइम मिनिस्टर जो लीड कर रहा है, बट पीपल से दैट द मिलिट्री चीफ इज रनिंग द कंट्री। तो वो सपोर्ट करते हैं, आपके ये सो देन ब्लेसिंग्स। व्हाई नॉट हैव देम मेक द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन? देखिए एक डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं ना, गवर्नमेंट चल रही है, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपकी गुड लक है कि वो एक अच्छे ताल्लुकात में चल रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करें। अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर को दो काम करने चाहिए, ये इवैल्यूएट करें कि सारी मिनिस्ट्रीज में उनके अपने, इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके शुरू करें और पब्लिक सेक्टर डिवीजन तक जाएं, कितने कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, कितने इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, और जो एक सर्कल एक के साथ वो रन करते हैं ना, उस सर्कल को आउट करना शुरू करें। आई इज दैट थिंक इजी टू डू? ये कर सकते हैं, चाहे तो, नियत की बात है ना। मैं समझता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि अगर वो फिल्टर करें डूअर्स को और नॉन डूअर्स को, कॉम्पिटेंट्स को और इनकॉम्पिटेंट्स को, और मेरिट बेस्ड हायरिंग शुरू कर दें, और जिस किस्म की रिफॉर्म्स पे कुछ अच्छी रिफॉर्म्स चल रही हैं, वो यकीनी तौर पे नए आने वालों से उसको सपोर्ट मिलेगी। तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के पास इस वक्त गोल्डन चांस है। जो ये जियोपॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है, ये बहुत ट्रिकी भी है, बहुत डेंजरस भी है, हमें कुछ नहीं पता कल क्या होगा। इसीलिए अपने आज को आप बैठ के तमाम चीज़ों को फोकस करें, उसको डिस्कस करें, अपनी चीज़ों को बेहतर करना शुरू करें। अगर आज आप ये काम शुरू करेंगे, कल का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये चीज़ें 2-4 दिन में बेहतर हो जाएंगी। अभी जो सऊदी डेलीगेशन आया था, आपने उनके साथ इंटरैक्ट किया था? अभी जो यूएस में ये लोग गए थे, वहाँ पे मीटिंग की थी, अभी अपना इजिप्ट में ये अकॉर्ड्स के लिए गए थे। इन सारी चीज़ों में जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो क्या है? क्या डू पीपल रियली वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और इज दिस जस्ट शो बोटिंग राइट नाउ क्योंकि जियोपॉलिटिकली हमें रेलेवेंट किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल रीजंस? देखिए परसेप्शन इज़ वेरी गुड, परसेप्शन इज़ वेरी गुड, द रियलिटी इज़ हार्ड। और मैं डे मिनट वन से आपको एक बात कह रहा हूँ, अपने घर को सही करें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज सही करना शुरू करेंगे तो अगले साल 1.5 साल में चीज़ें बेहतरी तरफ आना शुरू होंगी। 3 साल में आप थोड़ी सी प्रोग्रेस करेंगे, 5 साल में आप खड़े होना शुरू करेंगे, उसके अगले 5 साल में आप खड़े हो चुके होंगे, और फिर आप फ्लाई करेंगे। ये चीज़ें आज और कल को देख के नहीं होंगी, ये चीज़ें अगले 20-25 साल को देख के होंगी। उसके लिए इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसके पास गोल्डन चांस है। अभी साल हुआ है, 4 साल बाकी हैं, पौने 4 साल बाकी हैं। आप एक बेहतरीन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आपको यूएस की ब्लेसिंग्स भी हैं, चाइना भी आपके साथ है, मिडल ईस्ट भी आपके साथ है, सब लोग आपके साथ चल रहे हैं। बांग्लादेश में जो है वो आपकी हालात बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तानियों के लिए रिसेप्शन हो गया है, इंडिया वहाँ से आउट हो रहा है, नेपाल में इंडिया के ख़िलाफ़ चीज़ें हो गई हैं। सिर्फ अफगानिस्तान एक प्रॉब्लम है, ट्रबल मेकर, जो हमेशा रहा और हमेशा अभी भी है, और वो आजकल भी जो मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये परसेप्शन वाइज इस वक्त चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। मैं खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी से जब डील करता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक एटीट्यूड हमारे साथ जो पर्सनल लेवल पे अच्छा था ना, बट कंट्री वाइज मैं देख रहा हूँ कि उनकी गुफ्तगू डिफरेंट हुई है। मुझे अभी एक बांग्लादेश की ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया कि जी ये एक एशियन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इसमें पाकिस्तान मिसिंग है। तो भाई तुम तो मुझे 8 साल से जानते थे, हम्म। तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की? आज बात की तो फिर मैंने कनेक्ट किया है, और अब वो अभी एक नवंबर में सिलसिला हो रहा है हम्म। जिसमें हम पाकिस्तान को लेके जाएंगे, और वहाँ पे पाकिस्तान भी मेंबर कंट्री बनेगा। मेंबर कंट्री का कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो रिसेप्शन आपको हर तरफ से मिल रहा है, यही अपॉर्चुनिटी होती है। देखें परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, आप अपने घर को सीधा खुद कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, अब फॉर एग्जांपल मेरा अगर टॉपिक इन्वेस्टमेंट है,
तो एक SIFC काम कर रही है जो अपने तौर पे बहुत एफर्ट कर रही है, बहुत ऑनेस्टी से काम कर रही है, बहुत सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है। फिर BOI है, फिर 4 प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं, बट ये सबको मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। चाहे वो SIFC हो, चाहे वो BOI हो। आपने 4 प्रोविंशियल बोर्ड्स बनाए हुए हैं, आपने एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है, आपने एक SIFC बनाई है, उसके अलावा 50 काउंसिल्स बनाई हुई हैं आपने। इन्वेस्टमेंट काउंसिल्स। मतलब कोई यूएई के साथ है, अभी एक आपने सऊदी के साथ बना ली, यूनाइटेड SIFC नेशन। बनाने की वजह क्या थी? अगर बोर्ड ऑफ SIFC बनाने की इन्वेस्टमेंट वजह देखें बड़ी ज़बरदस्त ये थी, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड। कॉन्सेप्ट ये था, मैं खुद जब मिनिस्टर था इन्वेस्टमेंट का और मैं BOI को चेयर करता था, तो मैं हमेशा मिलिट्री को साथ रख के चलता था। क्योंकि देखें हमारी जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको मिलिट्री मसल यूज़ करना पड़ता है। तो मेरा फ़ॉर्मूला ये है और मेरी सोच ये है और स्ट्रैटेजी ये है कि जो रोड ब्लॉक्स आते हैं, जो बैरियर्स आते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो या दूसरी किस्म की चीज़ें हों, वो आप मिलिट्री मसल से यूज़ करें। बाकी आपकी एक सिविलियन गवर्नमेंट हो, सारा कुछ चला रही है, ब्यूरोक्रेसी को एंगेज करें। आपका जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो आपके बिल्कुल राइट हैंड, लेफ्ट हैंड होने चाहिए। So give me an example of और a उसके बाद roadblock. कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़, बिकॉज़ ऑफ योर मिलिट्री। जो इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं, जैसे डिफेंस पैक्ट हुआ है अभी, Hmm. और जो सूरत हाल इस वक्त मिडल ईस्ट में इमर्ज हुई है आफ्टर दिस इसराइल, जो उनका बारबरिज्म है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोलैबोरेशन चारों स्टेक होल्डर्स की बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के इन्वेस्टमेंट और बिजनेस क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए। और ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे मैं, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा So हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल एक जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल दें जहाँ पे रोड ब्लॉक का एग्जांपल दें जहाँ पे आपको मिलिट्री मसल यूज़ करनी पड़ेगी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट इंटरनली। देखिए कई जगहों पे फॉर एग्जांपल माइनिंग के सिलसिले में मिलिट्री का अच्छा खासा रोल है, बिल्कुल है, और सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको उसमें एक्सेस सिक्योरिटी भी से चाहिए। लेके और बहुत सारी चीज़ों में जो मतलब मैंने उस पे काम भी किया माइनिंग के उस पे, और मिलिट्री के साथ बहुत हाईएस्ट लेवल पे मैंने उस पे काम किया जब ये सिलसिला सारा शुरू हुआ सऊदीज़ के साथ। और उस सिलसिले में मेरी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के साथ भी मीटिंग्स रहीं, जब मैं मिनिस्टर था और जब मैं मिनिस्टर नहीं था, दोनों सूरतों में। बट मैंने मिलिट्री का काम वहाँ देखा है, जिसमें SIFC को भी आप शामिल करेंगे बिकॉज़ वो बैक्ड बाय मिलिट्री है, और मिलिट्री की जो बाकी 1-2 डिविजन्स हैं जो उस पे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी तो एक पहलू है ना, उसके अलावा कई चीज़ें हैं जिसमें इन्होंने ऑल आउट जाके काम किया। तो वो एक बड़ी लेवल की फैसिलिटेशन दी उन्होंने एक सिविलियन गवर्नमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहला मिनरल समिट किया तो वो इत्तेफ़ाक से हमने कोलैबोरेट किया, और वो हमसे उन्होंने बात की और हमने उसको होस्ट किया इस्लामाबाद में, और उसमें दुनिया भर से सारे लोग आए, सारा कुछ हुआ। और ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम लीड करती थी। हम्म। मिलिट्री सिर्फ पीछे से फैसिलिटेट करती थी, बट नेक्स्ट लेवल फैसिलिटेशन होता था। कहीं पे मैंने ये नहीं देखा कि मिनिस्टर ने फैसले ना किए, फॉर मिनिस्टर फैसले एग्जाम्पल करते थे। फैसिलिटेशन का क्या मतलब है इसमें? मतलब जितनी आपकी इन्वेस्टर की फैसिलिटेशन थी, जितनी उनको आपका इवन के विजिट्स थे आपके बहुत सारे माइनिंग एरियाज़ के, उसके अलावा सो जिधर जिधर लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन, एक्सेस, सारी जिधर चीज़ें। जिधर सपोर्ट चाहिए थी, जिधर आपको नैरेटिव बिल्डिंग करनी थी, वहाँ पे ISPR शामिल हो गया। इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क एक्चुअली। तो मैंने खुद देखा कि मतलब मैं हम उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे और हम उस प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर की बात। तो आप ये देख लें कि मिनिस्टर ही सब कुछ करता था, ठीक है ना? और मिलिट्री साथ होती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ ये SIFC का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं ये भी समझता हूँ कि SIFC के कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने आपसे बात की मर्ज करने की, वो आपको करना चाहिए और रोल्स को डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं कि सारे काम आप भी कर रहे हैं और सारे काम BOI भी कर रहा है, बाकी प्रोविंशियल बोर्ड्स भी कर रहे हैं। ये आज आज ये है। आज ये है और हमेशा से यही है, ठीक है ना? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप एक देखिए ना, ऑब्जेक्टिव एक है, इदारे 6 हैं, 1000 आदमी रखे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं। तो नीयत पे कोई शुबा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ चीज़ों को बेहतर करें, कोलैबोरेट करें, मर्ज करें। ये जब तक आप मर्ज नहीं करेंगे चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का, अगेन ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपने बात की ना कि कॉम्पिटेंट लोग आपने ज़िक्र किया था कि कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए, लोग मेरिट पे होने चाहिए। मुझे जो एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मिलिट्री के अंदर देयर इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी, ए मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, एक स्ट्रक्चर सिस्टम प्रोसेस है जो आप बात करते हैं ना, फैसिलिटेशन, एक्सेस, ये वो। आपको पता है कि अगर आप मिलिट्री से डील कर रहे हैं, आपको एक सर्टेन टाइप एंड लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी मिलेगी।
वो लेवल आपको कंसिस्टेंटली मिनिस्ट्रीज में नहीं मिलेगी। एक मिनिस्ट्री बहुत एफिशिएंट होगी, फॉर एग्जांपल SIFC इज नॉट अ मिनिस्ट्री बट वेरी एफिशिएंट। आप किसी और पे चले जाएं, आपको जवाब नहीं मिलेगा दिनों तक। स्टेट बैंक आप देख लें, एक्सीलेंट, लेकिन आप किसी प्रोविंशियल इदारे को देख लें, यू हैव नो आइडिया। एग्रीकल्चर को देख लें, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो देखिए ना, पब्लिक सेक्टर की जो पूरी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की वो यही है ना कि आपकी पूरी HR पॉलिसी तब्दील होगी। आपको वो जो एक फरसूदा निज़ाम है हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब वहाँ से आपको लोग इस लेवल पे चाहिए होते हैं, वहाँ से लोग इस लेवल के आते हैं। तो आप पब्लिक सेक्टर से भी लोग लेकर आएँ, जो CSS क्वालिफाइड हैं वो भी लोग लेकर आएँ, और आप प्राइवेट सेक्टर के प्रैक्टिशनर्स को भी रखें मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आप मिनिस्टर कॉम्पेंसेशन बना का दें या आप सिर्फ जो है ना वो एक सेक्रेटरी आपने अपॉइंट, नो। किसी कंट्री में आप उठा के देख लें जिसमें आपको नाम लिए या और बहुत सारे नाम हैं, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के लोग जा रहे भाई हैं। US को दुनिया देख में लें, फॉर्मूला सारे यही है, सेक्रेटरीज जो दुनिया में हैं फॉर्मूला यही है। सारे प्राइवेट सेक्टर के सारा लोग हैं। मिडिल ईस्ट की ग्रोथ देख रहे हैं इसी उस पे हुई है। सऊदीया देख लें, यूएई पूरा देख लें, सऊदी ने, कतर देख लें, करेक्ट। आप सेंट्रल एशिया देख लें, आप सिंगापुर देख लें, आप मलेशिया देख लें, आप टर्की देख लें, कहीं पे आप चले जाएं लेकिन आपको। आपने प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल को इंसेंटिवाइज किया ना उस तरह से, आपने नॉट जस्ट इन सैलरी कॉम्पेंसेशन बट अदर इंसेंटिव्स कि यार मैं अपनी जॉब या अपना बिजनेस छोड़ के, मतलब फॉर एग्जांपल आपने तो खैर ये स्टेप ले लिया, आप मिनिस्टर बन गए, अपना बिजनेस को साइड पे करके कुछ अरसे के लिए। अगर मैं सोचूं कि यार मैं मिनिस्टर कोई अपॉर्चुनिटी दे कि यार ये कर लो, व्हाई वुड आई एवर डू इट? क्योंकि मैं डरूंगा कि यार कल नैब पीछे पड़ जाएगी, कल ये देखिए पीछे पड़ बहुत से लोग जाएगा। इस वजह से नहीं आते ना, नैप ऑल की द वजह गुड से नहीं पीपल विल नॉट आते, कम, एग्जैक्टली। सैलरी आपकी मजेदार नहीं होती, तो जो आपका एकेडमिक इंसेंटिव वहाँ क्या से। है? देखिए गिविंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब HR पॉलिसी आपकी तब्दील होगी, HR स्ट्रक्चर तब्दील, अभी कहते हैं पॉलिसी पॉलिसी नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, पॉलिसी चेंज होगी, पूरा HR इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सब बेहतर होंगी, सैलरी स्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ बेहतर होगी, सब कुछ मेरिट बेस्ड होगा। क्योंकि देखिए ना अभी क्या होता है, अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना कोई KPIs हैं, ना कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी है। मगर आपने कोई ख़राब परफॉर्मेंस किया तो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, बल्कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके अकाउंट कुछ ना कुछ मसला आ जाता है। तो अगर आपको OSD भी कर दिया तो आप घर पे बैठ के सैलरी ले रहे होते हैं, आप 4 हम्म। साल बैठे रहें, 3 साल बैठे रहें, सारे पर्क्स मिल रहे होते हैं, घर भी मिला होता है, हम्म। मेडिकल भी होता है, सब कुछ होता है। तो आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम रखना होगा। ये पूरी एक HR की मैकेनिज्म बनेगी, सारे मिनिस्ट्रीज की, सारी वो हम बात तो करते हैं बट हम कर नहीं रहे ये हम। और ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आनी देखिए होंगी। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, वो जो भी हो, वी शुड अंडरस्टैंड दिस रियलिटी, and he or she is responsible, whoever is the prime minister. I'm not talking about the current or the previous, I'm talking about any prime minister. That role is The responsible. role is responsible, and we should support the role, we should support the government. Do you think we need the role of a president if the prime minister is the chief executive? देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे भी एक डिबेट है, वो एक बहुत Why do लंबा you need टॉपिक है। both? Why do you need both to run इतने से मुल्क में जिसके इतना रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, बट लोग बहुत हैं, रिसोर्सेज हमारे इतने से है ना, मतलब GDP पर कैपिटा हमारा गवर्नमेंट 1200 $1500 है। हेड ऑफ स्टेट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो एक हेड ऑफ स्टेट होता है, वो दुनिया भर में होता है, ठीक है। US में तो सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है, नो प्राइम मिनिस्टर। तो उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। फिर आपका प्रेसिडेंट की जरूरत। उज़्बेकिस्तान में भी जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है, वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट तो होता है वहाँ पे भी। तो बात ये है कि हमें एफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए। जब आप एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद कट डाउन होना शुरू क्या होंगी। आप प्रेसिडेंशियल पोजीशन को एलिमिनेट करेंगे पाकिस्तान में? मैं नहीं समझता कि एलिमिनेट होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बट इट्स इनएफिशिएंट, कोई रोल तो नहीं है। ये मेरी और आपकी थिंकिंग हो सकती है, बट एक जो सिस्टम है वो तो वैसे ही चलेगा जब तक आप इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। वो एक अलग डिबेट है, और वो था होगा। प्रेसिडेंशियल बहुत सिस्टम। से लोग हैं इसमें फेवर में कि होना चाहिए, और डिबेट भी होनी चाहिए। डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? डिबेट तो हर चीज़ पे होनी चाहिए। लेकिन ये कि फ़िलहाल ये डिबेट की हद तक ही है, और ये सोच की हद तक ही है। इसके बड़े बेनिफिट्स भी हैं, और कुछ लोग इसकी ऑपोजिशन पे भी बात करते हैं। तो दोनों बेनिफिट्स का क्या अपना हैं? एक थिंकिंग है। बेनिफिट ये है कि आपका, आप देखें ना US में किस तरह सिस्टम चलता है। आपकी बड़ी कॉम्पिटेंट टीम्स आएंगी, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा, सारा कुछ होगा, सिस्टम को ग्रेजुअली एक मदद मिलेगी। ये बहुत डिटेल डिबेट है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पे यार ज़रा एक डिबेट करें, नेशनल लेवल का डायलॉग करें। हमने अब तक इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, और बट इसी तरह ये इसी डिबेट में अगर जब भी आप करें
देखिए मैं तो तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ मिनिस्टर्स का मैं जो तो देखिए सिस्टम है, लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैंने आइन को इतना तरीके से नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कि इसमें तो एक्सपर्ट्स को बिठा के आप एक प्रॉपर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में हमें हर चीज़ पे गुफ्तगू करनी चाहिए, और मैं आपको एक बात की बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं बता रहा हूँ। मैं इंडिया अक्सर गया, बहुत इंडिया गया हूँ एक वक्त में, अब नहीं जा रहा, 2017 से हालात कुछ इस किस्म के हुए। मैंने जितनी आज़ादी बोलने की, जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में देखी है, इंडिया में उसका 50% भी नहीं है। ये बात मैं इस बात पे मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहा हूँ। वहाँ जो इंटेलिजेंसिया है ना, वो ड्राइंग रूम से बाहर बात नहीं करती। आपको मीडिया आज़ाद नज़र आता होगा, लेकिन वो आपको नज़र आता है, परसेप्शन है ये। एक आम आदमी जो सोसाइटी में है, इंटेलिजेंसिया का मेंबर है, वो उस लेवल पे बात नहीं करता। वो फ़िल्मों में देखना और वैसे देखना एक अलग चीज़ होती है। ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ की कदर करें। ये कहना कि मैंने जैसा बताया ना कि कोई इंडियन को मैंने इंडिया से बाहर इंडिया बैशिंग करते हुए नहीं देखा, बट पाकिस्तानी करते हैं। हम्म, तो हमें आई थिंक कुछ चीज़ों पे ना मिलिट्री को और पॉलिटिकल पार्टीज़ का पीछा छोड़ के अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद भी करनी चाहिए। हम्म, हम अगलों पे तो उँगली बहुत उठाते हैं, लेकिन अपनी इस्लाह नहीं करते। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिंक करूँगा कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपसे शुरू होती है। और इसमें देखें, हालात अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट एक मेरे टीचर हैं सैयद बाबर अली साहब, जो लम्स के फाउंडर भी हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन एक बात समझाई है, लास्ट ईयर की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, तो आखिरी में उन्होंने एक बात कही जिसने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, नेवर सरेंडर, कीप फाइटिंग, दिस इज़ योर रोल एंड दिस इज़ माई रोल। हमारा रोल यही है। वी आर नॉट गवर्नमेंट, वी आर प्राइवेट सिटीजन्स। आवर रोल इज़ कि हम एफिशिएंसी से अपना काम करें, हम तरीके से टैक्स पे करें। हाँ, तकलीफ होती है, टैक्स आपका पैसा आप पे नहीं लगता। रोड कराची में टूटी हुई होती है, गार्बेज पड़ा होता है, गटर बह रहा होता है, तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन यही हमारा रोल है। और इसमें बेहतरी उसी वक्त आएगी जब सोसाइटी की जो मेजॉरिटी है, वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रही होगी। पाकिस्तान को 70 साल ज़रूर हुए हैं, 75 साल 78 साल हुए हैं, लेकिन अभी भी ये यंग कंट्री है। अगर हम कंपैरिजन करें बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से, तो ये अभी भी बहुत यंग कंट्री है। हाँ, दुनिया तब्दील हो रही है, और दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, तो हमें लर्न करना चाहिए उन सारी कंट्रीज से जो 10 साल पहले हमसे पीछे थी, आज वो हमसे आगे बढ़ रही हैं, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, इकोनॉमिकली भी, एजुकेशन वाइज, ओवरऑल सोसाइटी, उनका टॉलरेंस। और एक जो बात मैंने आपसे की थी शुरू में कि जो आउट ऑफ स्कूल किड्स हैं, ये सबसे बड़ा मसला है आपका। इस मसले को जब तक आप नंबर 1 प्रायोरिटी बना के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये मसला ओवरनाइट सॉल्व नहीं होगा, ये 15-20 साल की स्ट्रगल है, आप इस मुल्क को सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप इसी वजह से ये बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे। और देखें जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आज गली मोहल्ले में, गांव देहात में मोबाइल हर एक के हाथ में है। तो आप इमेजिन करें कि 10 साल बाद क्या होगा। तो ये पावर है लोगों के पास, आ रही है, चीज़ें तब्दील हो रही हैं। इसीलिए अपनी जो रूट कॉज है ना, जो बुनियाद है, उसको सही करें। तो अगर मैं आपको कहूँ, इतने अपने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए हैं। प्राइम मिनिस्टर आप हैं एक दिन के लिए, और आप एक डिसीजन, परमानेंट डिसीजन ले सकते हैं इस मुल्क के लिए। व्हाट इज़ दैट डिसीजन? देखिए, एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा नहीं कभी भी। वो हाइपोथेटिकल में, इंडियन फिल्म में तो अनिल कपूर बन गया था एक दिन का चीफ मिनिस्टर। वी कैन ड्रीम, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बट इफ यू हैव टू टेक दैट वन सिंगुलर डिसीजन, आप सारे, हम बहुत सारी चीज़ें लोग फोकस करते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, अगर सिर्फ एक देखिए, ही अगर आप डिसीजन 5 लेना है, साल के लिए मुझे गवर्नमेंट देंगे, तो फिर मैं बता सकता हूँ मैं क्या करूँगा। क्या करेंगे? 5 years यू हैव द गवर्नमेंट, 5 things यू वुड डू। सबसे पहले, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मेरा कितना भी इख्तलाफ होगा, मैं उनको एक टेबल पे जमा करूँगा। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं होगी, मैं उनको आगे करूँगा, और उस प्रोसेस का क्रेडिट मैं उनको दूंगा, क्योंकि गेम वहीं से शुरू होगी। स्टेप वन इज टेबल टॉक, फिर कोलैबोरेशन। मैं, जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ में जो फरसूदा निज़ाम चल रहा है, इस पे शुरू के 6 महीने में काम करूँगा। जो काम होगा शुरू के 6 महीने में होगा। उसके बाद वो होता है जो आप कर चुके होते हैं, फिर आप चीज़ों को चला रहे होते हैं। हम्म। उसके बाद आप अपनी पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को जमा करेंगे,
और साथ में ये जो आपने एजुकेशन की बात की, सारा कुछ किया, देखिए मैं आपको 2 बातें बताऊँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2020 में एक स्कीम शुरू की, उसका नाम था रोशन डिजिटल अकाउंट, हम्म आपको याद होगा। ये डिपॉज़िट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के। हम्म इसमें हार्डली 15, 20, 25% पाकिस्तानियों ने अपने थोड़े-थोड़े पैसे रखे, थोड़े-थोड़े पैसे। आज स्टेट बैंक का जो डिपॉज़िट नंबर है वो $9.8 बिलियन है। दुबई लीग्स 1.5 साल पहले आई, हम सब ने देखा, उसमें जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड नंबर है वो $9.7 बिलियन है। यानी ये लीगल प्रॉपर्टीज़ है पाकिस्तानीज़ की। जो अनऑफिशियल नंबर है वो 30 बिलियन प्लस है डॉलर। अगर आप ये 9.8 और 977 को जमा करें, $19.5 बिलियन। मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ऐसे आपको 50 चीज़ें बता सकता हूँ। तो पैसा है यहाँ पे, विल चाहिए, प्लान चाहिए, एक कंट्री की स्ट्रैटेजी चाहिए, और बिज़नेस के लिए एक नेशनल आपकी इकोनॉमिक एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, जिसको आप जॉइंट पार्लियामेंट से पास कराएं, उसको आप सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराएं। फिर कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, जैसे मनमोहन सिंह की पॉलिसी 91 से चलनी शुरू हुई और आज तक उसी की बुनियाद वो चलाए चले जा रहे हैं। इस मुल्क को आपको इसी तरह चलाना होगा। फिर उसके बाद मेरे पास अगर पावर होगी तो मैं पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे नए सूबों की बात करूंगा। पंजाब की 60% पॉपुलेशन जस्टिफाइड नहीं है। आपको वहाँ पर कई सूबे बनाने चाहिए। आपको सिंध के अंदर 1-2 सूबे बनाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो साथ होंगी, और ये फैसले हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? आप बाकी चीज़ें भी तो करते हैं। जब स्टेट एक्शन लेती है ना, जब स्टेट मूव करती है, तो वो सब कुछ करा सकती है। लैंड मसला होता है रिफॉर्म्स। आपका लैंड रिफॉर्म, ऑफ कोर्स तमाम चीज़ों का पार्ट होगा। अब मैं मतलब इतनी बातें मुझे याद आ रही हैं, लेकिन बुनियाद जो है ना वो इसी तरह से रखेंगे आप। 8, 10, 12 बड़े इश्यूज़ जो मैं कहता हूँ, उस पर आप एक कंसेंसस डेवलप करेंगे। हम्म चैंपियन कोई भी बन जाए, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एज़ प्राइम मिनिस्टर आप ही इसके चैंपियन बन रहे हो। आपने अगर इन सब चीज़ों को चैनलाइज़ कर दिया, ऑपोज़िशन लीडर को आपने चैंपियन बना दिया, क्यों नहीं हो सकता इस मुल्क में? लफ़ाज़ी तो नहीं कर रहा मैं। हम्म नियतों की बात है ना, विल की बात है, कॉम्पिटेंस की बात है। तो यहाँ पर एक मसला जो बहुत बड़ा है इस मुल्क का, ये मैं आखिरी बात आपसे कर लूँ, कि एक एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, और उस एलीट कैप्चर में सब आते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं, जुडिशरी भी है, मीडिया भी है, बिज़नेस भी है, मिलिट्री भी है, तो सभी हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बट ये एक एलीट कैप्चर है जो चले जा रहा है। ये 2% है, 3% है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट एक साइकिल चल रही है, और इसमें सब लोग शामिल हैं। उनका इंटरेस्ट चल रहा है, और ये चल रहा है और चल रहा है, और पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है पिछले 40-50 साल में, और आज भी हम यहाँ खड़े हैं जिस अंदाज में खड़े हैं, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी होगी, हम्म पाकिस्तान की कितनी अपॉर्चुनिटी होगी, जो हम इन तमाम चीज़ों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इंडिया की मैंने आपसे तारीफ ज़रूर की, बट इंडिया में गुर्बत हमसे ज़्यादा है आज भी। एक तरफ वो ग्लोबल हो गए हैं, बट हमसे ज़्यादा गुर्बत है। 500 मिलियन पाकिस्तान बिलो। में वो मामलात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इश्यूज़ हैं, सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तानियत को जगाने की ज़रूरत है। नंबर 2, इसमें मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत नेगेटिव रोल चल रहा है। मतलब मैं एक बात बड़ी अरसे से कह रहा हूँ, अब तो कई साल से कह रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने DGISPR से ही बात की, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर 2 थे उनसे बात की, एक दफ़ा मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की। मैं कहा 6 से 12 जो है ना शाम में प्राइम टाइम पे, ये सारे पॉलिटिकल टॉक शोज़ का तमाशा बंद कर दें। इस मौके पे ना कंस्ट्रक्टिव चीज़ें दिखाएँ, हेल्दी चीज़ें दिखाएँ, अच्छी म्यूज़िक आ रही हो, अच्छे ड्रामे आ रहे हों, स्पोर्ट्स हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव और चीज़ें हों, 50 चीज़ें होती हैं। और आप दिखाएँ ज़रा 6 महीने पूरी पब्लिक को, पूरी अवाम को, पीटीवी से लेके सारे चैनल्स। इसी मुल्क का माइंडसेट तब्दील होना शुरू हो जाएगा। देखें, जब मैं आपसे आके 1 हफ़्ता नेगेटिव बात करता हूँ ना, तो एक वक़्त आता है कि आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका इन्फ्लो नेगेटिव होता है। तो मैं दिन भर जो तमाशा देखता हूँ टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि जितनी मेरी रेटिंग हाई होगी, मैं उतना ज़्यादा बिज़नेस करूँगा, और वो बिज़नेस किस वजह से होता है? कौन-सी कंट्री है जिसमें पॉलिटिकल टॉक शोज़ प्राइम टाइम पर आते हैं? मुझे आप बताएँ। कोई एक कंट्री बता दें आप।
सारे चैनल्स पे ही चल रहा होता है। एक हम्म, तमाशा है, 50-60 लोग हैं, वही चल रहे होते हैं सारे। शायद इस तो उन्हें वजह हमने देखना इस बंद कर दिया, हमने टॉक शो में 4 साल से टॉक शो नहीं शायद इसी देखता। वजह से टिकटॉक की व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई है टिकटॉक क्योंकि को फायदा नहीं लोग है ना, मुल्क को फायदा पॉलिटिकल नहीं। टॉक शोज नहीं जिस तरह देखना रियल चाह रहे। एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मुल्क को फायदा नहीं है, इस तरह इसका कोई फायदा नहीं है। तो बात यह है कि मीडिया रोल प्ले नहीं कर रहा, मीडिया का रोल बहुत नेगेटिव है। मीडिया एक ऐसी पावर है, मैं समझता हूँ, कि जो इस मुल्क का माइंडसेट तब्दील कर सकती है। लेकिन देखिए, नेशन बिल्डिंग होती है, मीडिया इज ड्रिवन बाय रेटिंग्स आर नेशन बिल्डिंग जो है उसमें ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। इस मुल्क को नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है, सबसे पहले नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है। जब नेशन बिल्डिंग होगी तो ये चीज़ें खुद ब खुद शुरू होंगी। तो मैं एक काम अगर एज प्राइम मिनिस्टर करूँगा इस मुल्क में, तो इस मुल्क की नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, जिस पर मैं मुकम्मल फोकस करूँगा। देखें, इस स्टेट के पास, हम कहते हैं रिसोर्सेज कम है, बट अभी भी इतने रिसोर्सेज हैं, इतना कुछ है कि हम कुछ का कुछ कर सकते हैं। आपका पोटेंशियल तो इतने सारे सेक्टर्स में है कि आपकी सोच हो कि आप सिर्फ सऊदी अरेबिया से कई बिलियन डॉलर साल की एफडीआई ले सकते हैं। आप चाइना से कई बिलियन डॉलर्स की एफडीआई हर साल ले सकते हैं। फिर आप बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देख लें, बाकी दुनिया देख लें, उसके बाद आप अपनी पूरी पॉपुलेशन का साइज़ देख लें, आप अपनी यूथ का साइज़ देख लें। एडटेक का ज़माना है, एडटेक की जो इंडस्ट्री है ये $250 बिलियन की थी 2023 में, 2027 के एंड में $400 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। आपने 10 साल में सिर्फ $100 मिलियन अट्रैक्ट किए ऑन इन्वेस्टमेंट इन ईडी एडटेक। आप सोचिए आपका पोटेंशियल क्या है। डेटा ये बताता है कि आपके पास सब कुछ है, विल नहीं है, आपका एक यकीन नहीं है, कोलैबोरेशन की कमी है, और आप जो है वो एडहॉकिज्म का शदीद शिकार हो चुके हैं। आप उसी साइकिल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप कल देखते हैं, परसों देखते हैं, और उसके बाद आप 10 साल बाद, 15 साल बाद की पिक्चर नहीं देखते। तो माय व्यू इज द बिग पिक्चर इज मिसिंग। वी शुड see the big picture in black and white. So let's say we've sorted that out, right? आप मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, आप एक सक्सेसफुल इवेंट्स और नैरेटिव बिल्डिंग कंपनी भी चलाते हैं जहाँ पे आप लोगों को साथ लेके आते हैं, you're able to sell narratives. Let's say you've done all this work. How do you then sell the new narrative of Pakistan to the rest of the world? आप क्या बताएंगे दुनिया को कि आओ इस मुल्क में पैसे लाओ? How do you change that marketing of this country? देखिए, मार्केटिंग से पहले प्रोडक्ट सही करने की ज़रूरत है। वो तो आपने कर दी, लेट्स प्रोडक्ट आपकी सही हो गई तो तो आपके फिर पास, दुनिया को अब आप एक्सप्लोर आ भी तो करना जाएं, है ना। अब आप आ जाएं टूरिज्म पे। आपकी जीडीपी का 2.8% है। दुनिया में नॉर्मली 9-10% आपका जीडीपी होता है। सिर्फ आप और इसको दुनिया के पास ये इन्वायरमेंट नहीं है कि भाई इतने बड़े बड़े खूबसूरत माउंटेन्स, जो 1000 किलोमीटर खूबसूरती है, मैं अभी 3 महीने कोस्ट पहले लाइन। फॉर अ मंथ अपनी फैमिली के साथ पूरे पाकिस्तान टूर पे निकला हुआ था। ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में ही था। पूरा 1 महीना मैंने लगाया, और हर दफ़ा आप जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यार क्या ब्यूटी है। बहुत तरह से हम इस साइड पे नहीं निकले थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ब्यूटी है और जो आपके पास पोटेंशियल है टूरिज़्म का, अगेन ये 2 साल में नहीं होगा। एक 10-12 साल, 15 साल का प्लान होगा, तो फिर ये चीज़ें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि 2.8 अगर आज का आपका जीडीपी का परसेंटेज है, लोकल टूरिज़्म एंड जितना भी आपका टूरिज़्म के सेक्टर से पैसा आ रहा है, ये अगर 10% हो जाए, तो आप इमेजिन करें कि सिर्फ एक इस एरिया में आप 15 से 20 बिलियन डॉलर साल के नए निकाल रहे होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो पोटेंशियल आईटी का है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी हम 3.75 3.8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑफिशियल मिला के 4-4.25 बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल आप इत्मीनान से 20-25 बिलियन डॉलर पे लेके जा सकते हैं अगले 4 से 5 साल में। बट अगर मैं आज ये क्लेम करूं कि अगले साल 25 बिलियन डॉलर होंगे, जो हमारे नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स करते हैं, ये बड़ा गलत तरीका कार है। हम कहते हैं एफडीआई आ रही है, 10 बिलियन डॉलर आ रहे हैं जी, 50 बिलियन डॉलर आ रहे हैं जी, 100 बिलियन डॉलर आ रहे हैं। ये नैरेटिव्स गलत हैं। प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल लोगों को बिठाएं। और एक और जो लर्निंग मेरी बड़ी अच्छी थी ना, वो ये थी कि जिस इंडस्ट्री की हमने डिस्कशन करनी होती थी ना, प्लानिंग करनी होती थी, कि प्रोजेक्ट करना होता था, तो मैं कहता था इस इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों को बुला लो। और बेस्ट लोग 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं जो इंडिविजुअल परफॉर्मर होते हैं, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ देखते हैं, और कुछ माइंडसेट होते हैं जो इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं। तो मैं कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह, हम्बली स्पीकिंग, पाकिस्तान में हर उस आदमी को जानता हूँ जो इंडस्ट्री की ग्रोथ देखता है। अगर मैं पूरे एंटायर कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ,
तो हमने उन लोगों को इंगेज करना शुरू किया जो इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं। तो आप हर फील्ड के सब्जेक्ट एक्सपर्ट बिठा लें, आपको काउंसलें बनाने की, कमेटीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एचआर सही कर चुके हैं, आपने कहा सही कर चुके हैं ना, उसके बाद मैंने क्या करना है। एग्जैक्टली। आप आसिफ पीर को बिठाएं, आप नसीर अख्तर को बिठाएं, आप नवीद काजी को बिठाएं, मुजीब ज़हूर को बिठाएं, ऐसे 4 लोग और बिठाएं जो आईटी के बेहतरीन लोग हैं। इनसे बैठ के आप रहनुमाई हासिल कर। रज़रार जो इस वक्त सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम इज़ ब्रिलियंट, तो उनको बिठाएं, बाकी लोगों को बिठाएं, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेकर आएँ। ये 8-10 लोग बैठे, ये प्लान बनाएं, मिनिस्ट्री का काम उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट्स इट। इसी तरह से आप टूरिज्म पे करें, इसी तरह से आप हेल्थ केयर में करें, हेल्थ केयर में हेल्थ केयर के लोगों को बिठाएं। जिसका काम है उसको बिठाएं ना भाई। मेरा काम हेल्थ केयर नहीं है, मैं हेल्थ केयर में कैसे चैंपियन बन सकता हूँ, मैं कैसे डिसीजन ले सकता हूँ। तो सोच तब्दील करने की ज़रूरत है और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की ज़रूरत है, फ्रॉम मिनिस्ट्री टू ऑल द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हम अपने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। क्या आप एचआर में फाइनेंस का बंदा रखते हैं? क्या फाइनेंस में एचआर का बंदा रखते हैं? क्या आप आईटी के अंदर इंजीनियर रखते हैं, या इंजीनियरिंग में आप आईटी का बंदा डाल देते हैं? आप हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट लेकर आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर से लेके सीएक्सओ पोजीशन तक, ठीक है? यही पाकिस्तान में करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा मैं आसान बना विदाउट दिया प्लान एग्जिजरेशन आपने। और विदाउट इमोशंस बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को सही करना कोई आसान काम नहीं है, बट ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप 5 साल में इस मुल्क को एक सही डायरेक्शन पे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को फोकस करना होगा, और जो फैसले आपको करने होंगे उसको आपको फिर मेंटेन करना होगा। यू टर्न्स की दुनिया नहीं चलेगी। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं, अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद खुलेगी। जब आप 4 काम अच्छे करेंगे ना, तो 4 अपॉर्चुनिटी आपको और मिलेंगी, फिर आपको नए रिश्ते मिलेंगे, फिर लोग आपके साथ आएंगे, फिर कोलैबोरेट करेंगे, सबसे बड़ा पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज इसको अचीव करने में क्या है आज? सबसे बड़ा चैलेंज विल नहीं है। उसको देयर इज नो वे टू क्रिएट विल, दैट्स द प्रॉब्लम। अल्टीमेटली हम आके हम कहते तो हैं विल है, लेकिन मैं एक्चुअल पॉलिटिकल रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं कि विल है। अगर विल होती तो प्रैक्टिकल कुछ और होता। तो अगर विल नीयत अच्छी है, फर्क है यहाँ पे। मैं 2 बातें कह रहा हूँ एक वक्त में। विल नहीं है, नीयतें अच्छी हैं। तो एक इंटेंशन है, एक यानी विल है। हाँ, मेरे मतलब यानी एक कि मैं ख्वाहिश चाहता है, हूँ, ख्वाहिश, ख्वाहिश है, लेकिन मेरे काम और एक करने आपका का मूड, प्रैक्टिकल है। यानी आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं उठ के कुछ इसलिए काम मैंने कर आपसे लूँ, बात की, राइट लेकिन मैं पर्सन फॉर थक द रहा हूँ, राइट मैं जॉब, उठूंगा नहीं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मेरिट बेस, सारा चीजें करें। आपकी विल अगर होगी ना, आप सारे काम करते चले जाएंगे। और विल इस कैसे वक्त मैं विल कैसे समझता हूँ कि क्रिएट कर हालात, सकते हैं? विल तो इंसान खुद क्रिएट करता है। जिस वक्त लोग बैठे हैं, उनको चाहिए विल क्रिएट करें। या क्राइसिस में विल क्रिएट होती है? सो वी नीड अ क्राइसिस। क्राइसिस में तो हम हमेशा से हैं। और क्राइसिस में हम हमेशा से हैं। मैं 49 का हो गया, मैं बचपन से आज तक सुन रहा हूँ पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स। ये हमेशा सुन रहा हूँ और पता नहीं कब तक सुनता रहूँगा। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इन 70 सालों में हमने प्रोग्रेस भी की है। ऐसा नहीं है कि ग्लास जो है ना हाफ एम्प्टी है, ग्लास हाफ फुल भी है। तो मैं सिर्फ ये एक बात फुल कहता था, हूँ, थोड़ा सा एम्प्टी हो गया है। मैं समझता हूँ कि the हाफ पाकिस्तान ऑफ द हाफ फुल 60s, हाफ एम्प्टी है। नहीं देखें, पाकिस्तान ऑफ द 60s was a 60s great। ग्रो कर रहा था, लेकिन देखिए पास्ट हो गया ना। सीख के आगे बढ़ जाए ना, सीखे आगे बढ़ जाए, पास्ट में ना रहे। जो लोग माजी में रहते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते। माजी से सीख लें। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ अगेन, बुनियाद को समझें और उस पे काम करें। जुडिशरी का क्या रोल है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान में? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क है, और जुडिशरी में सही मायनों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लाखों केसेस पेंडिंग में हैं। जुडिशरी को चाहिए कि वो फोकस करे और चीज़ों को सही करे। जुडिशरी ने डिसअपॉइंट किया है, फ्रेंकली जुडिशरी ने डिसअपॉइंट किया है। ये, और ये आज नहीं, ये एक ज़माने से है। जुडिशरी में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं और अभी भी हैं। तो जुडिशरी में इतनी डेग्रेडेशन क्यों आई है? ओवरऑल यही जो फिर आपका फ्यूडल सिस्टम, और जो फिर ये पूरा जो पॉलिटिकल It सिस्टम, all comes back to land reforms and सारा everything. कुछ कनेक्टेड होता है ना। डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, तो आप पिक्चर बनती है। एक पिक्चर जो है इस वक्त थोड़ी डिफरेंट है। तो how is इसमें the आप सही डॉट्स कनेक्ट करें तो पिक्चर बड़ी खूबसूरत हो so जाए। then why has in all of this, अगर जुडिशरी नहीं परफॉर्म कर रही, ब्यूरोक्रेसी नहीं परफॉर्म कर रही, बिग बिजनेस का अपना एक इंटरेस्ट है, मीडिया का रोल सही नहीं अदा हो रहा, तो आप मुझे ये बताएं कि मिलिट्री, सारे लेट्स से मिलिट्री इदारे जो हैं, how is it that they have performed the best? What makes them unique in all of these? क्योंकि बाकी सब तो बेकार हैं, तो ये इतने अच्छे कैसे हैं?
बेकार तो खैर नहीं है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल से जो उनकी एक कामयाबी की वजह है वो उनका डिसिप्लिन है। आप कहीं पे भी देख लें, भावलपुर में आप जाते हैं, 3 महल देखें, वो मिलिट्री उसको रिस्टोर किया और उसने उसको मैनेज किया है, वो आउटस्टैंडिंग है। नूर महल देख लें, दरबार महल देख लें, और एक और कौन सा पैलेस है, और एक जो सबसे बड़ा है वो थोड़ा सा घंटे की ड्राइव पे है, कोई 400 समथिंग कमरे हैं उसके अंदर, वो जंग लग रहा है, गिर रहा है, क्योंकि वो एक सिविलियन गवर्नमेंट के पास है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री अच्छी है, सिविल गवर्नमेंट बुरी है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, नतीजा आप कुछ भी निकाल लें। नहीं, बट उसकी वजह क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक इन सिस्टम है, एक सिस्टम, discipline in recruiting, discipline in operating, discipline with budgets, discipline with सिस्टम है, एक सिस्टम है। देखिए ना, मैंने आपसे मिनरल की बात की, तो मैंने ये देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया, और भी कई मौके पे मैंने एक्सपीरियंस किया डिफरेंट चीज़ों में, कि जब वो साथ होती है टीम उनकी, तो वो अपना काम कर रही होती है, जो उनको ऊपर से ऑर्डर आता है, वो एक सिविलियन सेटअप को सपोर्ट कर रही होती है। मैं उन लोगों में से हूँ पाकिस्तान में, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, और ये बात मैं हल्फिया कह सकता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट को बहुत क्लोजली मिल के काम करना चाहिए। रूल सिविलियन होना चाहिए, लेकिन कोलैबोरेशन मिलिट्री से नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट में भी एक वक्त में थी, और आज भी नज़र आती है, और लग रही है आगे भी ऐसे ही रहे। क्योंकि देखें, जिस रीजन में आप रह रहे हैं, अफगानिस्तान का मसला है, इंडिया का इशू है, और 50 मसले हैं, आप कम से कम एक चीज़ पे तो मिलिट्री को थैंक्स करेंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, कि जो इंडिया की भी आपके साथ एस्केलेशन हुई लिमिटेड, उस पे आपको अंदाज़ा हुआ कि यार ये मिलिट्री बड़ी ज़रूरी है। फिर जो इसराइल ने ईरान में किया, और फिर जो इसराइल ने अभी कतर में किया, आपको कम से कम एक सुकून है कि आपकी एक मिलिट्री बैठी हुई है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि हालात ऐसे हैं कि इस रीजन के नहीं, इस पूरी दुनिया के, कि अगर आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी है, आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है, आप अपने सिविल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करें, उनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएँ, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करें। अगर ये भी खड़े होने शुरू हो गए, और ये भी बेहतर हो गए, ये जो कोलैबोरेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको सिर्फ 2-4 साल तक ना देखें, इसको एक लॉन्ग टर्म में देखें। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हम चलें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मसले सॉल्व नहीं होंगे, हमारे मसले बिल्कुल सॉल्व होंगे। एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, जिस तरह आप एक पार्टनरशिप में करते हैं, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं, या आप अपनी किसी ग्रुप में एक टीम के साथ करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए, इन दोनों की कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, और एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, आई एम विजुअलाइजिंग पाकिस्तान एज अ बिजनेस that is owned and operated by two partners, equal partners. One is a civilian partner, one is a military partner. In that case, they should nominate a CEO, Prime Minister, जो उनका दोनों का नॉमिनी हो या एक्सेप्टेबल हो टू जो बोथ। मोस्ट कॉम्पिटेंट उसको बना दे। तो आप जो इसमें अल्टीमेट सोल्यूशन देखते हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक मुल्क है जहाँ पे इसके दो पार्टनर्स हैं, या एक कंपनी है, इसके दो पार्टनर्स हैं, को ओनर्स हैं, सिविलियन एंड मिलिट्री, और इन दो को ओनर्स को मिल के इसको चलाना है, और अपना नुमाइंदा रखना है जो दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल हो, जो इसको आगे लेके लीड करेगा, स्ट्रेटेजिक विजन देगा, एक मेरिट बेस्ड टीम इस्टेब्लिश करेगा, और एक्सेसेस को रिमूव कर देगा। ये आपने बड़ी माइक्रो पिक्चर खींची है। मैं ये समझता हूँ कि कोलैबोरेशन ज़रूरी है। बस जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें ये दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनकी कोलैबोरेशन होगी, इसका फ़ायदा सबको होगा। इनकी वजह से बाकी सब स्टेक होल्डर्स भी साथ में बैठेंगे। और सबसे पहले जो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपस में भी कोलैबोरेशन करनी चाहिए। जिधर मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपका इख्तलाफ है, वहाँ पे इख्तलाफ रखें, बट कम से कम मुल्क के जो बड़े इशूज़ हैं, उस पे कम से कम कोलैबोरेट कर लें। चीज़ें खुद ब खुद सही होनी शुरू हो जाएंगी। आज आप कंट्रीब्यूट कर दोगे, कल अगली पार्टी कंट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद किसी तीसरे की बारी आएगी, और ये साइकिल चलती रहेगी। और जो 4-6 साइकिल चलेंगी, मुल्क सही हो जाएगा। तो ये मुल्क इसमें कभी ओवरनाइट सही नहीं होगा। तो इसमें जो यूथ है, इसका क्या रोल है?
और आप क्या रेकमेंड करेंगे कि यूथ को ये करना चाहिए ताकि ये जो 4 साइकिल्स हैं, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग अ रोल इन दिस, तो उनका क्या रोल है? एज अ लास्ट नोट आप मुझे ये देखो यूथ का अगर कहीं पे हम देखें तो यूथ हमारी बड़ी टैलेंटेड है, थोड़ी सी मिसगाइडेड है, और उसमें उनका कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि यूथ जो बल्ज आपका है, इसे मैं चैनलाइज करना होगा एक एसेट के तौर पे, अदरवाइज़ ये एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। हमें इस चीज़ को फ़िक्र करके सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की बाहर जाना चाहती है, उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, बहुत सारा स्किल जब ह्यूमन रिसोर्स जाता है पाकिस्तान से तो वो एक ब्रेन ड्रेन होता है। लेकिन आप अगर इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करें तो वो दुनिया भर में फैली हुई है और वो डायस्पोरा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो यूथ है उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है विद द पाकिस्तानियत, कि वो यहाँ रह के सर्व करे, वो पाकिस्तान से बाहर जाके सर्व करे। वो पाकिस्तान से अगर कनेक्ट है और हमारे यहाँ ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती हैं तो यही यूथ है जो आपका एसेट होगा। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पाकिस्तान में बैठ के चीज़ों को सही करें, आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी चीज़ों को सही कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तानियत है ना, इसको मिसिंग है। लाख पे बोलूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, बट ओवरऑल मैं एज अ कंट्री बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियत मिसिंग है। हमारी स्ट्रैटेजी मिसिंग है, देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी। हमारी जो ओवरऑल एक फायर फाइटिंग की हैबिट है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई है। वो कहते हैं ना, कैंसर लास्ट स्टेज पर आ गया है, वो उस लेवल पे पूरी बॉडी में फैल चुकी है। तो हमें उसके लिए एक माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। और अगेन ये चीज़ कोलैबोरेशन से होगी, ये ओवरनाइट नहीं होगी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं तो अगले 8-10 साल में आप चीज़ों को बहुत बेहतर कर देंगे। ये लफाजी नहीं है, ये रियलिटी है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत बुरे हालात में थीं और आज वो बहुत तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं। आप छोटी-छोटी कंट्रीज़ को देख लें, सिंगापुर देख लें, एक लीडर ने उसको सही कर दिया। इसी तरह से आप चाइना को देख लें, चाइना में जो गुर्बत थी, जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान से पीछे था। आज आप देख लें चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो ये सारा कोई मुआवज़ा नहीं है, ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा है। हम अभी तक जो है ना, वो शायद हमारा डीएनए बड़ा डिफरेंट है। हम थोड़ा-सा फ़िल्मी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल हम कम होते हैं, असम्पशन्स पे हम ज़्यादा बात करते हैं। जो एक चीज़ की ज़रूरत है वो यूथ को और पूरे पाकिस्तानी कौम को सच बोलना सीखें। जिस तरह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में सच बोलते हैं, जिस तरह हम अपनी पर्सनल लाइफ में सच बोलते हैं, जब पाकिस्तान की बात आए तो सच बोलें। हम पाकिस्तान की बात में सच नहीं बोलते। जो मैंने आपसे सारी बातें की उसकी बुनियाद ये है कि हम सच नहीं बोलते, हम असम्पशन्स पे चलते हैं, हम टाइम गुजारते हैं, हम टाइम पास करते हैं कि बस गुजारो, टाइम गुजारो, वक्त गुजारो, अपना फ़ायदा देख लो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। तो कहीं से आपको ये स्टार्ट लेना होगा, सच बोलना सीखें। जब तक सच नहीं बोलेंगे, जब तक ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं आएगी, आप रिसेप्टिव नहीं होंगे, आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। जब अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अज़फर एहसन साहब। बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आएगी हमें। आपका शुक्रिया बुलाने का, मुझे मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करने का। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स डिजिटल्स के। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक।